तो इस एनिमे के एपिसोड की शुरुआत होती है मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन डे से, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आइजो है। और वो एक लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है, यानी कि उसको प्रपोज कर रहा है। और हम देखते हैं उस लड़की को भी वो पसंद होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे रिजेक्ट कर देती है। उससे कहती तो है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसे रिजेक्ट करके उसके पास से भाग जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये उसका कोई फर्स्ट रिजेक्शन नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुआ है बचपन से ही लेकर। और तब हम देखते हैं उसका एक दोस्त उससे पूछता है, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो? तुम पहली बार थोड़ी ना रिजेक्ट हुए हो। और तब उसका दोस्त पूछता है, आखिरकार तुमने पहली बार प्रपोज़ल कब करा था? और आई जो सोचता है और उसे याद आता है कि जब वो 8 साल का था, उसने सबसे पहला रिजेक्शन झेला था। यानी कि 8 साल की उम्र में ही उसने किसी को प्रपोज़ करा था और उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन तभी उसका दोस्त मज़ाक बनाता है उसका और बोलता है, वैसे तो तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम गुड लुकिंग भी हो, काफ़ी सही भी हो, पर पता नहीं क्यों तुम बार-बार रिजेक्ट होते रहते हो। ये बात बोलकर और आइजो को चिढ़ाकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आइजो एक टेंपल में आता है और टेंपल में आकर वो बोलता है कि मुझे प्लीज़ गर्लफ्रेंड दिला दो। कैसे भी करके मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, यानी गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल पागल है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बुड्ढा सा आदमी के पर निकल कर आता है, जिसे देखकर आइजो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और वो बुड्ढा आदमी कहता है, मैं इस श्राइन का भगवान हूँ। और वो बाहर को निकल के आता है और उसके विंग्स भी होते हैं। और वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, यानी कि तुम्हें बहुत जल्द सोलमेट मिल जाएगी। और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ठरक सी दिखाता है, यानी कि एक तरह से घोल सा दिखता है। जिसके बाद वो गॉड बताता है कि तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी सोलमेट मिलेगी, तुम्हें हाई स्कूल में तुम्हारी आइडियल गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, जिसके साथ तुम अच्छे से रोमांस कर सकते हो, यानी कि अपने बचपन की हवस पूरी कर सकते हो। यार ये क्या चल रहा है। और उसकी बातें सुनकर आइजो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है और वो बताते हैं उसको कि तुम्हें सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, तुम्हें पूरी 100 गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। जिसके बाद वो गॉड बताते हैं कि दरअसल ऐसा हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा कमी से किसी के साथ होता है, लेकिन तुम्हें पूरे के पूरे 100 सोलमेट मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तकदीर में ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारा फेट है, जो कि तुम्हारे जन्म के वक्त ही मिल गया था। जिसके बाद पूरा 1 महीना बीत जाता है और आइजो का हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वो अपने हाई स्कूल पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और वो वहीं पर जा रहा होता है, तभी उसके सामने 2 लड़कियां टकराती हैं और वो दोनों गिर जाती हैं। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, लेकिन अचानक से ही उनको कुछ करंट सा फील होने लग जाता है, जिससे कि उन्हें फील हो जाता है कि यही मेरे सोलमेट है। यानी कि वो दोनों ही लड़की उन 100 गर्ल्स में से एक हैं, जो कि आइजो की सोलमेट बनने वाली हैं। ये चीज़ तीनों को ही फील होती है और वो दोनों लड़कियां तुरंत ही उसके प्यार में गिर जाती हैं, जो कि उनके फेस से ही दिख जाता है। लेकिन आइजो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, लगता है मैंने इन दोनों को हर्ट कर दिया। वो रियलाइज नहीं करता इंस्टेंटली, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ये रियलाइज करने में, क्योंकि उस गॉड ने भी यही बोला था कि लड़की तो इंस्टेंट ही रियलाइज कर लेगी कि इसका सोलमेट कौन है, लेकिन लड़की को थोड़ा टाइम लगेगा रियलाइज करने में कि वो उसकी सोलमेट है। तभी हम देखते हैं कि वो उन दोनों को उठाने जाता है, लेकिन उन दोनों के फेस से साफ दिखता है कि वो लोग उसके प्यार में गिर गए हैं और वो दोनों ही उससे झूठ बोलने लग जाते हैं कि मेरे एंकल पे चोट लगी है। और इस बात को सुनकर आइजो काफी ज्यादा अपसेट हो रहा होता है, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं आइजो की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वही उनका सोलमेट है। और इसी वजह से आइजो फिर अपने आप को बांधने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 इतनी खूबसूरत लड़कियों को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया। मतलब वो लिटरली खुद को मानने लगा, वो तुरंत उठ जाती हैं दोनों। और तभी वो देखता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? लेकिन उसके बाद फिर से वो एक्टिंग करने लग जाती है, नहीं नहीं हम ठीक नहीं है। और फिर आइजो उन्हें नर्स के पास लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कुछ लड़की आ रही होती है उनके सामने और वो बात कर रहे होते हैं कि कोई 4 लीफ क्लोवर है जो कि हमारे गार्डन में मिलती है, अगर वो किसी को मिल जाए तो उसका ड्रीम पार्टनर उसको मिल जाता। और ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां आइजो के पास से भाग जाती हैं उस 4 लीफ क्लोवर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल का दिन खत्म हो जाता है और 4 घंटे भी ज्यादा हो जाते हैं स्कूल खत्म हुए, क्योंकि 4 घंटे आइजो टीचर के कॉन्टेक्ट लेंस से ढूंढने में लगा देता है। तब वो घर जा रहा ही होता है, लेकिन तभी वो गार्डन में उन दोनों को देखता है कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं और वो समझ जाता है कि वो लोग 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने भी उनकी बात सुनी थी। जिसके बाद आइजो उन दोनों के लिए जूसेस लेके जाता है, लेकिन उसमें से एक लड़की गायब रहती है और एक ही से दिखती है, जिससे वो बोलता है कि जूस पीने के लिए। और वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो 4 लीफ क्लोवर नहीं ढूंढ रही हो। इस लड़की का नाम इंडा होता है और दूसरी लड़की का नाम हानाजुनो होता है। आइजो इंडा से यही पूछता है कि आखिर हानाजुनो कहाँ है, और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो जूस ले लेती है, बहुत ही मुश्किल से लेती है पर ले लेती है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर आइजो को पीछे ही हानाजुनो दिख जाती है और हानाजुनो उससे पूछने लगे थे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो हानाजुनो को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आया हूँ। लेकिन इतनी में उसे एक आइडिया आता है कि वो इनडायरेक्ट किस लेगी, वो उसका झूठा जूस पिएगी। और उसे वो बोलते हैं कि मैं इतना सारा नहीं पी सकती, इसे तुम्हें भी पीना पड़ेगा। वो बोलता है कि मुझे पता था तुम हो सकता है बड़ा वाला ना पियो, और वो छोटा जूस निकाल देता है और बोलता है कि ये तुम छोटा वाला पी सकते हो। लेकिन तब भी वो कैलकुलेशन देती है उसे और बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पी पाऊंगी। और वो फाइनली आइजो उसे पी लेता है थोड़ा बहुत, और वो सोचता है कि आखिरकार इससे पता भी कैसे चलेगा कि कितने ml कम हुई है इसमें से।
लेकिन जैसे ही वो उसे वापस देता है, वो उसको पीने ही वाली होती है, लेकिन वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिस पर हाना दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। और तभी आइजो उसकी हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपने प्यार का इज़हार कर देती है। वो बोल देती है कि वो उससे प्यार करती है और आइजो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है, ये क्या हो गया? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे प्रपोज़ करा है। आज तक तो मैंने ही सबको प्रपोज़ करा था और हर बार मैं रिजेक्ट हुआ था। और वो खुशी के मारे रोने लग जाता है और हाँ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंडा आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं वो बहुत सारे जूसेस उसके हाथ में से गिर जाते हैं और वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए जूसेस लेने गई थी, तुमने मेरे लिए जूस जो लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा जूस पसंद है, इसलिए मैं इतने सारे जूस ले आई। और वो तुरंत आती है और वो हानाज़ोनो से थोड़ी लड़ने लग जाती है कि तुमने ये आखिरकार ये क्या बोला। और वो हानाज़ोनो से लड़ाई करते करते आइजो से बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। और फिर इंडा भी उसको प्रपोज कर दिया है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? जिसके बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे एक साथ 2-2 लड्डू मिल जाते हैं, मतलब 2-2 गर्लफ्रेंड मिल रही है, यहाँ पर उसे 2 सोलमेट मिल रहे हैं और वो दोनों से बोलती है कि हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करो। वो उन दोनों से थोड़ा टाइम माँग लेता है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और जिसके बाद वो रात में ही गॉड के पास चला जाता है, उसी गॉड के पास, और वो गॉड उसे बताते हैं कि वो दोनों तुम्हारी सोलमेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें चॉइस करने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वो उसे बताते हैं कि नॉर्मली किसी एक पर्सन को एक ही सोलमेट मिलती है, लेकिन किसी-किसी हादसे की वजह से कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक से ज़्यादा सोलमेट तो मिल जाए। तो आइजो पूछता है, आखिरकार मुझे 2 सोलमेट क्यों मिली हैं? तो वो गॉड बताते हैं, दरअसल बात ऐसी है कि एक दिन फ्राइडे था और मैं टीवी देख रहा था और मैं यही सोलमेट्स के बारे में लिख रहा था कि किसको कितनी सोलमेट देने हैं। और जो शो मैं देख रहा था उसका एपिसोड बहुत ही अच्छा था कि मैंने तुम्हारी फेट में पूरी की पूरी 100 सोलमेट लिख दी बिना जाने हुए, और उसको मैं बाद में चेंज भी नहीं कर सकता था। आइजो वहीं बैठकर थोड़ा रोने लगता है और बोलता है, आखिरकार मैं अपनी 100 सोलमेट्स में किसी एक को कैसे चूज़ कर सकता हूँ? वो सभी इतनी ज़्यादा सुंदर हो सकती है, ये वो, मतलब पूरी ट्रक चल रही होती है उसके मन में। लेकिन तभी वो गॉड एक ट्रुथ रिवील करता है। वो गॉड बोलता है, जब एक इंसान अपने सोलमेट से मिलता है तो वो उससे प्यार करता है और उसके साथ ज़िंदगी भर रहता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो और वो कोई अपने सोलमेट से ना मिल पाए तो उसकी डेथ हो जाती है। जिसे सुनकर आइजो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो थोड़ा डिटेल में पूछता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? मैं ऐसे कैसे चूज़ करूँगा? तभी गॉड बोलते हैं, उनमें से जिसे भी तुम सेलेक्ट करोगे वो तो बच जाएगी, लेकिन जिसे भी तुम सेलेक्ट नहीं करोगे वो मर जाएगी। ये सुनकर आइजो बोलता है कि आखिरकार इस सिचुएशन में अब कैसे चूज़ कर सकता हूँ मैं? और वो घर जाते-जाते सोचता है कि क्यों ना मैं एक काम करूँ कि मैं इन दोनों के सामने मना कर दूँ कि मैं इन दोनों में से किसी को व्यस्त नहीं करता, और एक-एक करके मैं इनसे प्रपोज़ कर लूँगा, इन दोनों को पता भी नहीं चलेगा और ये दोनों मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाएंगी और मरेंगी भी नहीं। वो यही प्लान सोचकर सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। देखते हैं हम, सुबह हो जाती है, वो दोनों उसका वेट कर रही होती हैं और वो उनके पास आता है। वो काफ़ी गंदी सी हालत में होता है, पता नहीं वो कैसे इतना गंदा हो गया होता है, और उन दोनों के सामने झुककर उनसे बोलता है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ, क्या तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो दोनों शॉक हो जाती हैं और वो उन्हें अपनी रीज़निंग समझाता है। वो बोलता है, मैंने रात भर काफ़ी ज़्यादा सोचा और मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मैं तुम दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ टू टाइमिंग नहीं करना चाहता और मैं तुम में से किसी को धोखा भी नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम दोनों समझो और तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और तभी वो उन दोनों को ही 4 लीफ क्लोवर देता है। वो दोनों शॉक हो जाती हैं। वो कहती हैं, इसे तो हमने खूब ढूँढा था पर हम नहीं ढूँढ पाए, तुम्हें कैसे मिल गई? तभी वो बताता है कि मैंने रात ही टीचर को फ़ोन करके बोला था और मैंने पूरी रात गार्डन में इन दोनों 4 लीफ क्लोवर्स को तुम दोनों के लिए ढूँढा है। और इस बात से इम्प्रेस होकर हाना-ज़ाना तो बोल देती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। इंडा पहले तो अपोज़ कर रही होती है, वो थोड़ी ऐसी टाइप की नेचर की है, लेकिन एट लास्ट वो भी मान जाती है। और आई जो उन दोनों से प्रॉमिस करता है कि मैं वादा करता हूँ तुम दोनों सबसे ज़्यादा हैप्पी रहोगे मेरे साथ। और इस तरह से आइजो को मिल जाती है उसकी पहली 2 सोलमेट, जो कि अभी 98 रिमेनिंग है। आइजो एक खंबे से बात कर रहा होता है, उससे बोल रहा होता है कि फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है 100 रिजेक्शनों के बाद, और जिस लाइफ का मैंने हमेशा से सपना देखा था वो अब मैं जीऊंगा। और तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाती हैं और उससे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। इंडा पूछती है, आखिरकार तुम पोल के साथ क्या कर रहे थे? और वो बताता है, मैं बहुत एक्साइटेड था और मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए था, इसलिए मैं पोल से बात करने लगा था। मेरी फाइनली फर्स्ट गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इंडा शुरू में तो थोड़ी एक्साइटेड होती है, फिर मुड़कर बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तभी हम देखते हैं हाना-ज़ोनो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आज कितना अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा वेदर भी है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होता है, शर्माने भी लग जाता है और उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। और हाना-ज़ोनो सोच रही होती है कि मैंने बुक में पढ़ा था 90% मैन हाथ पकड़ने से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके अंदर की इनर सोल बाहर को आकर खुश होने लग जाती है। जिसके बाद आइजो इंडा का भी हाथ पकड़ लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है, पर वो भी खुश हो रही होती है इस चीज़ को लेकर। फिर वो तीनों हाथ पकड़कर स्कूल जा रहे होते हैं। इंडा बोलती है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए मरे जा रही थी, ये तो बस ऐसे ही है। और वो मन में सोच रही है, यार मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और आइजो इन दोनों से भी ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा हैप्पी तो मैं कभी लाइफ में भी नहीं हुआ। और वो तीनों वेदर ही
इज गुड, वेदर इज गुड करते हुए जाते रहते हैं और मन मन में लव 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 करते हुए जाते हैं। वहाँ पर उनके पीछे से एक आंटी जाती है और वो सोचती है आजकल के बच्चों को वेदर की कितनी परवाह है। फिर आइयो हानाजोनो से कुछ बोलता है, जिसके बाद हानाजोनो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पहले नाम से बुलाओ और मैं भी तुम्हें पहले नाम से बुलाऊं। वो बोलता है अच्छा ठीक है हाकारी, और वो बोलती है हाँ रेंतारो मुझे यही बुलाओ। और ये बोल के दोनों शर्माने लग जाते हैं और इंडा बोलती है कि मुझे भी पहले नाम से बुलाओ, और वो बोलता है ठीक है। और आईजे यानी कि रेंतारो से भी उसके फर्स्ट नाम से बोलता है कारा ने। और उन तीनों में डिसाइड हो जाता है कि वो तीनों एक दूसरे से फर्स्ट नाम से ही बात करेंगे। और फिर वो तीनों हाथ पकड़कर स्कूल चले जाते हैं। जब वो स्कूल में एंट्री करते हैं, ऊपर से कुछ लड़के देखते हैं उन्हें और सोचते हैं कि क्या कोई रॉय कॉल वगैरह चल रही है। और वहीं पर एक लड़का भाव आ रहा होता है, उसके पीछे पड़ी हुई होती है वाइस प्रिंसिपल। तभी हाकारी बोलती है ये तो वही है वाइस प्रिंसिपल। और हमें पता चलता है वाइस प्रिंसिपल एक नंबर की ठरकी औरत है, और वो जिसे भी हॉल में देख लेती है वो उसके पीछे भागती हुई जाती है। और हम देखते हैं वो उस लड़के के पीछे भागती हुई और उसे पकड़ लेती है। और जब वो उसे पकड़ लेती है तो वो अपनी जबान से उसे फ्रेंच किस देती है, और वो एक ओल्ड लेडी होती है। रेंतारो बोलता है ये तो बहुत बड़ा इमोशनल डैमेज है। हाकारी बोलती है नहीं, ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा दर्द करता है क्योंकि उनकी जुबान बहुत तेज चलती है और वो फिजिकली भी हर्ट करती है। यार ये सब क्या चल रहा है, मतलब इतनी ठरकी वाइस प्रिंसिपल किस वगैरह भी दिखा रहे हैं। ये सब बात होने के बाद हाकारी बोलती है बाय द वे रेंतारो, क्या तुमने कभी किसी को किस करा है? और इंडा के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं, तुम दोनों तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, तो मैं किसी और को कैसे किस कर सकता हूँ। और तभी उन दोनों के बीच एक तरह का कॉम्पिटिशन सा हो जाता है बिना रहे वाला कि कौन इसे पहले किस करेगा। और हम देखते हैं लंच हो जाता है। लंच में वो तीनों छत पर बैठे हुए होते हैं, उनके साथ सिर्फ एक बिल्ली और होती है। और इंदा सोचती है कि ये परफेक्ट टाइम है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी हाकारी खाना निकालती है और उससे बोलती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। और वो कहता है मैं जरूर खाना चाहूंगा, और वो उसे खाना खिलाती है। और उसे खाकर वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है ये तो पूरी दुनिया के बाहर का खाना लग रहा है। इतने ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। वो रोने भी लग जाता है इस बात पे। और तभी इंडा बोलती है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, और वो कुकीज देती है उसे। और वो कुकी देते में बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, और वो कुकी उसके मुंह में न देकर आंख में मार देती है। उसको काफी दर्द होता है, लेकिन जब वो उसकी कुकी खा लेता है तो वो उसको भी यही बोलता वाह मुझे इससे बेहतरीन कुकी मैंने आज तक नहीं खाई, ये तो आउट ऑफ गैलेक्सी थी। मतलब वो दोनों को ही सेम कॉम्प्लीमेंट देता है। तभी हकारी एक और चीज निकालती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ये बॉगी भी लाई हूँ, और वो खोलती है और कहती है कि इसमें तो कुछ पकड़ने का दिया ही नहीं है यार, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं रेंतारो की एक आंख लाल भी हो रही होती है क्योंकि काराने ने उसकी आंख में मार दिया था। और हकारी बोलती है कि मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे हाथ भी गंदे ना हो और मैं इसे तुम्हें खिला पाऊँ। वो बोलता है ठीक है देखो, और वो कहती है अपनी आंख बंद करो। और वो अपनी आंख बंद करके मुंह खोलता है, और तब हम देखते हैं वो अपने मुंह से उसे खिला रही होती है। और रेंतारो कहता है क्या इतनी पास, ये मेरे इतने पास क्यों है? वो बोलता है यार कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, मैं क्या करूं? हकारी बोलती है अब तुम खा रहे हो तो मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है इसे खाने का। और वो उसे खाने लग जाती है। वो यानी कि उसे इनडायरेक्टली किस करने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से कारा ने भी वो सब देख रही होती है, और वो तुरंत उस स्टिक को उठाती है अपने मुंह में रखकर वो भी उसको खिलाने को चलती है, लेकिन वो उसकी आंख में घुसा देती है। और तभी रेंतारो को छींक भी आ जाती है जिससे वो स्टिक्स टूट जाती हैं। रेंतारो सॉरी बोलता है, उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं। कारा ने उससे बोलती है तुम्हारी दोनों आंखें लाल कैसे हैं, क्या तुम्हें कोई फीवर वगैरह कोल्ड वगैरह है? और वो उसका मुंह पकड़ वो बोलती है तुम्हें ये फीवर मुझे पास करना चाहिए, मेरा माउथ के थ्रू। और वो उसे भी किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं हकारी बीच में आ जाती है और वो उसे बोलती है पहले हमें टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। और फिर वो टेम्परेचर चेक करने के बहाने बोलती है मुझे लिप के थ्रू तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। और तभी पीछे से कारा ने आ जाती है फिर से, और उसे नीचे लेटाल कर बोलती है कि मुझे माउथ टू माउथ देना पड़ेगा इसे, तभी जाकर ये ठीक होगा। और वो दोनों लड़ने लग जाती है। और रेंतारो उठकर बोलता है क्या तुम दोनों शांत होगे, क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती हो? और वो दोनों शर्माने लग जाती हैं। रेंतारो कहता है कि तुम ये बात मुझसे सीधा भी बोल सकती थी क्योंकि मैं खुद भी तुम दोनों को किस करना चाहता हूँ। फिर वो बोलती है बात ये नहीं है कि हम दोनों किस करेंगे, बात ये है कि हम दोनों में से पहली किस कौन करेगा, क्योंकि वही तुम्हारी पहली किस मानी जाएगी, इसलिए हम दोनों डिसाइड करने के लिए लड़ रहे हैं। और वो बोलता है क्या इसलिए तुम फाइट कर रहे हो? डोंट वरी मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। कारा ने बोलती है लेकिन हम लोग तो कल ही रिलेशनशिप में आए हैं। और वो कहता है कि दरअसल मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि पूरी रात कल मैं सो नहीं पाया, और मैं यही सोच रहा था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा रिलेशनशिप का, इसलिए मैंने काफी सारे सिनेरियोस चलाए अपने दिमाग में ताकि मैं सोच सकूं कि तुम दोनों को सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल कैसे रखूं। और ये बात सुनकर पीछे मुड़कर वो दोनों अपने आप में शर्मा कर बोलती है मुझे इससे बहुत प्यार है। फिर वो अपना प्लान बताता है कि आखिरकार उनकी पहली किस कैसे होगी। और वो कहता है ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है अगर हमें पता ही ना चले कि मैंने पहले किसको किस करा, और तुम्हें भी पता ना चले कि तुम में से पहले मुझे किसने किस करा। जिसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि तुम दोनों को ही मैंने फर्स्ट किस करा है, और हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो दोनों सोचती है आखिरकार हम एक दूसरे को अवॉइड कैसे करेंगे। हाकारी बोलती है अगर हम अलग अलग भी इसे किस करते हैं तो इसे तो पता ही रहेगा कि हम में से पहले किस किसने किया। जिस पर रेंतारो कुछ आइटम जगाता है उन्हें और बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ आखिरकार ऐसा कैसे होगा। और वो उन्हें समझाता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ आखिरकार हमें इन सब चीज़ों से करना क्या है। ऐसा करेंगे तुम दोनों मेरे पीछे खड़े रहोगे जैसे तुम यहाँ खड़े हो,
ठीक है, और तुम इस डाइस को फेंकोगे, इससे तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी क्या लोकेशन होगी। तुम दोनों किधर को भी खड़ी हो सकती हो, और जब तक ये तुम ये सब कर रही होगी, मैं कान में लीड लगा गाने सुन रहा हूँ और पीछे मड़ूंगा वहाँ, तो मुझे पता नहीं होगा कि कौन कहाँ पर है। और जब तुम अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाओ तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, और फिर मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और तुम्हारी तरफ आऊंगा। मैं तुम्हारी तरफ आकर लेफ्ट भी जा सकता हूँ और राइट भी जा सकता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं होगा कि मैं किस साइड जाऊंगा। तो अगर मैंने किसी एक को पहले किस कर लिया तो फिर मैं दूसरे इंसान को तुरंत किस कर लूंगा, जिसके बाद मैं तुम दोनों को किस करके वापस अपने स्पॉट पर चला जाऊंगा, जिसके बाद तुम दोनों फिर से अपनी लोकेशन बदल लेना। मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या लोकेशन बदलोगी। फिर हम अपने आई मास्क उतार देंगे, जिसके बाद हमारी सक्सेसफुल फर्स्ट किस हो जाएगी। जिस पर हकारी ताली बजा रही होती है कि ये तो एकदम परफेक्ट प्लान है, रेंटारो ने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन कारा ने बोलती है लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती है, इसमें कोई भी चीटिंग कर सकता है। और वो बोलता है नहीं नहीं, इसके लिए भी मैंने सोचा है, हमें पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। और वो बोलते हैं क्या पिंकी प्रॉमिस, लेकिन ऐसा क्यों? और वो कहता है कि पिंकी प्रॉमिस सबको निभाना पड़ता है, इसलिए पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और वो दोनों उससे पिंकी प्रॉमिस करने लग जाते हैं, और वो कहता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी आंखों में कील घुस जाएगी। और वो तीनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग चीटिंग नहीं करेंगे। जिसके बाद वो प्लान के अकॉर्डिंग आंखों को पट्टी बांध लेते हैं, और वो डाइस वगैरह सब हो जाता है, और रेंतारो उनकी तरफ जाता है और उनमें से एक पर्सन की तरफ इमेजिन करके जाता है, और वो कुछ पकड़ने लग जाता है। और वो सोचता है ये उसका शोल्डर है, लेकिन वो कुछ और ही पकड़ लेता है, जिसे पकड़कर वो तुरंत समझ जाता है ये हकारी है, और वो अपनी पट्टी उतार देता है। हकारी कहती है कि तुम इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो चाहो तो। मतलब हाई स्कूल आकर रेंतारो की जिंदगी तो अलग ही लेवल पर चेंज हो गई कि वो कुछ भी कर सकता है इस लड़की के साथ। फिर वो काराने को बताता है कि हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा, और वो फिर वापस जाता है। एक बिल्ली को काराने के अंडरगारमेंट दिख जाते हैं, और वो काराने की टांगों पर आकर कुछ हरकत करने लग जाती है उल्टी सीधी। काराने सोचती है ये सब रेंतारो कर रहा है, वो पहले तो कंट्रोल करती है खुद को, लेकिन तभी जब रेंतारो उसके पास आने ही वाला होता है, वो उसके टांगों के बीच घुटना मार देती है और फिर उसे मारने लग जाती है। लेकिन जब वो आंखों पे से पट्टी उतारती है तब उसे पता चलता है वो तो बिल्ली थी। और फिर रेंतारो हकारी का ईयरफोन निकाल के बोलता है हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा, और हकारी देखती है उसकी हालत बहुत बुरी रहती है। जिसके बाद वो और भी काफी अटेम्प्ट्स करते हैं, लेकिन वो किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और काफी टाइम हो जाता है। वो सोचते हैं यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। कारण ने बोलती है ये आइडिया तुम्हारा शुरू से ही बकवास था, मैंने बोला था। रेंतारो बोलता है आइडिया बेकार नहीं था, हम लोग बेकार हैं, हम इसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं सही से। और फिर हकारी और काराने आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मैं इसे किस करूँ, मैं इसे किस करूँगी। वो बोलता है कि नहीं नहीं शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम ये ऐसा क्यों लड़ रही हो। फिर रेंतारो को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों फाइट मत करो, यहाँ पर मैं हूँ जिसकी गलती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक मैंने पहले कभी किस नहीं करी है। और वो वहाँ से भाग जाता है, और वो भागते हुआ हॉल में जाकर वाइस प्रिंसिपल बोलता है, और वाइस प्रिंसिपल सुनकर तुरंत उसके पीछे आने लग जाती है, और वो दोनों उसके पीछे पड़ रही होती है। वो दोनों शॉक हो जाती है नहीं नहीं, और वाइस प्रिंसिपल उनसे भी आगे जाकर उसे पकड़ लेती है, और वो उसे किस करने ही वाली होती है। लेकिन पीछे से आकर काराने वाइस प्रिंसिपल को पकड़ लेती है, और हकारी बाहर खिड़की से जाकर बोलती है बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर यहाँ पर आइए जल्दी, मैं आपको रेड हैंडेड पकड़वाती हूँ। आखिरकार ये परवर्टेड टीचर कैसी है, ये स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं होनी चाहिए। और वो सुनकर तुरंत रुक जाती है, और वाइस प्रिंसिपल काराने की तरफ देखकर बोलती है मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकती, मुझे यही पर रहना पड़ेगा ताकि मैं जवान जवान लड़कों को किस कर सकूं ऐसे ही। और वो वहां से रेंगते हुए चली जाती है। तभी उसे वहां एक लड़का दिखता है, उसके पीछे पड़ जाती है, और वो दोनों रेंतारो की तरफ आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा। और वो खड़ा होकर बोलता है कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से लड़ो, और अगर एक किसकी वजह से तुम ऐसे लड़ोगी तो इससे अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ट्रैश में फेंक दूं और वाइस प्रिंसिपल ही मुझे फर्स्ट किस कर ले। जिसके बाद वो दोनों कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तुम चाहो तो इसे किस कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे को ही बोल रही होती हैं। वो कहता है मुझे तो लगा था तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर वो बोलता है तुम दोनों को देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, और वो दोनों को हक कर लेता है। वो दोनों खुशी से लाल हो रही होती है, और रेंतारो कहता है मुझे लगता है जो आइडिया मैंने पहले सोचा था वो वर्क कर सकता है। और वो तीनों वापस से छत पर जाते हैं, और वो कहता है कि हम तीनों को एक साथ किस करनी चाहिए, क्योंकि यही फर्स्टली मैंने सोचा था, पर मैंने फिर ये सोचा कि कहीं जब हम तीनों किस करेंगे तो तुम दोनों भी इनडायरेक्टली एक दूसरे को किस करोगी, और इसी वजह से मैंने तुम दोनों से ये बात नहीं बोली। वो दोनों पूरी तरह से लाल हो जाती हैं, और रेंतारो कहता है पर अब मैंने जैसे तुम्हें देखा मुझे यकीन है कि अब तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मना करने ही वाली होती है, लेकिन रेंतारो दोनों हाथ पकड़ लेता है, और फिर वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। यानी कि यहाँ पर ये तीनों इस टाइम किस करने वाले हैं। और मतलब ये क्या चल रहा है, ये रोम-कॉम एनीमे है या कुछ और है। और फाइनली वो तीनों किस करने लग जाते हैं, और उनका फर्स्ट किस हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे होता है, वो तीनों लाइब्रेरी में, वहाँ पर हकारी बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ कुकिंग की बुक्स देखना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना सकूँ। और कारा ने भी बोलती है कि मैं भी यहाँ पर कुकिंग की बुक देखने वाली हूँ। वो दोनों कुकिंग डिशेस देखने लग जाती हैं, और रेंतारो कोई दूसरी बुक ढूंढने चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक बुक दिखती है, वो उसे लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूसरी लड़की भी वहाँ होती है। वो जैसे एक दूसरे को देखते हैं, कोई कनेक्शन वाला करंट आ जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि क्या ये मेरी सोलमेट है, तीसरी सोलमेट। और
वो लड़की को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि वो उसका सोलमेट है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और उससे थोड़े पीछे होने लग जाती है और वो कहता है कि बोलो बोलो तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे पीछे की जा रही हो। और वो बुक पर उंगली रखकर बोलती है कि ये रीड करो। मतलब वो बोलती नहीं है, वो बुक के थ्रू बात करती है उससे। वो बोलता है ये क्या, और उसके हाथ पे वो टैग देखता है कि वो एक लाइब्रेरियन है। तो उसे लगता है कि शायद लाइब्रेरी में ना बोलने का रूल जो होता है, तो इस वजह से वो बोल नहीं रही है, वो बुक्स के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर रही है। और वो ये सोचकर थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन वो उसकी अकॉर्डिंग खुद भी नहीं बोलता उससे, और उससे भी इशारों में बात करने लग जाता है। उससे वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बुक चाहिए थी, मुझे नोवेल चाहिए, ये सब बात वो इशारों में बोल रहा होता है। तभी वो लड़की बुक में टेक्स्ट पढ़वाती है उसे, व्हाई डोंट यू ओपन योर माउथ, तुम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो। वो कह रहा क्या, मुझे अपना मुंह खोलना है। और फिर वो उससे सॉरी बोलता है और वो लड़की बताती है मुझे कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती, इसलिए मैं बुक्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हूँ ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो ये बोलकर वहां से जाने लग जाती है कि मैं किसी और को भेजती हूँ। जब वो भाग रही होती है तभी रहनदार उसे रोकता है और बोलता है सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं करा था कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। और वो बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। मतलब वो गर्दन हिलाती है हाँ की, बोलती तो कुछ नहीं है। रहनदारो बताता है रोमांस मेरा फेवरेट जनर है, क्या तुम मुझे कोई रिकमेंड कर सकती हो वो रोमांस के रिगार्डिंग। और वो भागती हुई जाती है कि हाँ, और वो बहुत सारी बुक्स लेकर आ जाती है। वो शौक हो जाता है देखकर कि क्या, मैंने तो एक आधी मांगी थी, ये तो बहुत सारी बुक्स हैं। और वो बुक के थ्रू ही कहती है सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गई थी तो बहुत सारी ले आई। और वो बुक में ही टेक्स्ट रीड कराती रहती है उसे कि तुम इसमें से जोन सी चाहो वो वाली बुक ले सकते हो। और वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरे लिए ये सारी बुक्स ली हैं तो मैं सभी को ले जाऊंगा। और वो उन बुक्स की एंट्री कराने जाता है, लेकिन उसके पास आईडी नहीं होती। और वो लाइब्रेरी की रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है कि तुम्हें 1 वीक लगेगा तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड आने में। और वो बहुत अपसेट हो जाता है इस बात पर। तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है और उसके हाथ में एक बुक होती है और वो उसे वो वाली बुक देती है। वो कहता है क्या, इसका मतलब ये लाइब्रेरी की बुक नहीं है, तुम्हारी पर्सनल बुक है। वो बोलती है हाँ ये मेरी पर्सनल बुक है। मतलब वो गर्दन हिलाती है ऑब्वियसली, जिस पर वो काफी खुश हो जाता है और वो उससे वो बुक ले लेता है। फिर वो उससे पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और वो अपना आईडी कार्ड दिखाती है जिसमें उसका नाम होता है योशिमोटो शिजुका। और वो रेंतारो की ही क्लास में है। और दूसरी तरफ काराने और हकारी दोनों ऐसे देख रहे हैं और वो थोड़ा ऐसे ही बहस करते रहती हैं। और वहां पर रेंतारो आ जाता है। रेंतारो उनसे बोलता है वाह, तुम तो खाने की डिशेस के बारे में पढ़ रही हो, ये तो काफी अच्छी बात है। और वो दोनों बोलती है कि हाँ, हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा खाना बना पाए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और वो थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, खुश होकर, वाह मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी दोनों गर्लफ्रेंड ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है। जिसके बाद रात हो जाती है और रेंतारो अपने घर पर वो बुक पढ़ रहा होता है। उस बुक का नाम होता है सर्कुलेट लव स्टोरी। वो कहानी में बहुत ज्यादा डूब जाता है। उस कहानी में एक प्रिंसेस लू होती है और उसका एक नाइट होता है कामाकारो। और हम देखते हैं वो स्टोरी विजुअलाइज करने लग जाता है, जहाँ पर वो कामाकारो खुद को समझता है और प्रिंसेस कोई और नहीं वही लड़की होती है शिजुका। और वहां पर प्रिंसेस लू ने नाइट की गर्दन पर तलवार रखकर बोला है तो तुम्हें मैं अपना नाइट बनाती हूँ। और वो बोलता है कि प्रिंसेस लो, मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक ड्रैगन प्रिंसेस लो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो नाइट यानी कामाकारो आ जाता है, उसे बचा लेता है और ड्रैगन को हरा देता है, वहां से भगा देता है। लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस लो उसे हील करने लग जाती है। और हम देखते हैं कुछ टाइम बीत जाता है स्टोरी में और प्रिंसेस लो के फादर उसकी शादी कहीं पर तय कर देते हैं, जो कि रॉयल फैमिली में ही होनी होती है उनकी शादी। वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है। तभी वहां पर कामाकारो आता है पीछे से भगता हुआ, लेकिन वहां पर उसे नाइट्स रोक लेते हैं। और वो कहता है क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम हमारी ये किस्मत बदल सकें। रेंतारो बहुत इंटेंस होकर बोलता है तुम कामाकारो कर सकती हो, तो प्रिंसेस लो को जाने नहीं देना है, तुम्हें अपने फेट से लड़ना है। और तभी हम देखते हैं वो बुक खत्म हो जाती है। अब आगे की स्टोरी के लिए उसे पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। और वो सोचता है क्या कोई तरीका नहीं होता जिससे हम अपना फेट बदल सकें। और उसे उस गॉड की बात याद आती है, अगर तुम अपनी सोलमेट के साथ नहीं रहे तो वो मर जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं सुजुका क्लास में बैठी हुई होती है और वो उसके पास आता है और उससे कहता है गुड मॉर्निंग। वो बिल्कुल शर्म से लाल हो जाती है। रेंतारो से बोलता है शुक्रिया मुझे इतनी बढ़िया बुक देने के लिए, इसे मैंने एक रात में ही खत्म कर दिया। और वो देखता है कि वो दूसरी पे वॉल्यूम लाई होती है उसका, यानी कि दूसरा पार्ट, तो वो उसका दूसरा पार्ट निकाल कर उसको दे देती है। और वो उससे थैंक यू बोलता है कि शुक्रिया तुम इसका सीक्वल मेरे लिए लेकर आई हो, अब मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। फिर वो सोचने लगता है लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए, तुमने मुझे इतनी अच्छी बुक सजेस्ट करी। और वो उसे उठाकर वहां से ले जाता है। तभी वो जाते हुए देखता है काराने और हकारी आपस में थोड़ा लड़ रहे हैं और वो सोचता है ये सब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, पता नहीं। और हम देखते हैं वो कोल्ड ड्रिंक दिलाता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर गार्डन में उसे पी रहे होते हैं और शिजुका आराम से बैठी हुई होती है। रेंतारो उससे पूछता है क्या तुम बुक्स काफी ज्यादा रीड करती हो, और वो गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मुझे पता था,
तुम्हें इस सीरीज के बारे में सब कुछ पता है, इसमें इतनी अच्छी स्टोरी है, मैंने काफी सारे रोमांस नोवेल पढ़ी हैं लेकिन इस जैसी मैंने कभी नहीं पढ़ी। कामागारो और लो की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई होप वो सॉल्व हो जाए नेक्स्ट पार्ट में। और वो बुक्स पर बोली रख के उसे बताती है कि जो पार्ट तुम्हें फेवरेट लगा वो मेरा भी फेवरेट है। और उसे ये भी बता दिया है कि मैंने बचपन से ही काफी ज्यादा बुक्स को पढ़ा है और मुझे बुक्स रीड करना काफी ज्यादा पसंद है। और वो कहता है अच्छा मैं समझ गया, इसलिए तुम्हें एक एक पार्ट याद है कि तुम्हें कब क्या कहाँ पर बोलना है और किस पेज पर बोलना है, इसलिए तुम इंस्टेंटली बता देती हो जहाँ पर भी जिसे जो रीड करना है वो। मुझे लगता है तुमने एक ही बुक काफी ज्यादा रीड करी है, काफी बार। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं करा, मैंने एक बुक सिर्फ एक ही बार रीड करी है। और वो उसे कूल बोलता है और वो बुक के थ्रू कहती है कि मुझे इतना प्रेज मत करो, मैं उसकी वर्दी नहीं हूँ। रेंतारो सोचता है क्या ये इस तरह से सोचती है अपने बारे में, ये तो सही नहीं है। और वो बताती है जिस तरह की मैं पर्सन हूँ, मेरा आज तक कोई एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं रहा है, इसलिए मैं अपने आप को सिर्फ बुक्स की दुनिया से ही जानती हूँ और बुक्स में ही मेरा सब कुछ है, इसलिए बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ जो तुमने मेरी ये बात समझी। और उसके रिएक्शन देखकर रेंतारो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उससे बोलता है क्या मैं ये बुक वापस से ले सकता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर वाली। और वो कहती है कि हाँ ठीक है, और वो उसे वो वाली बुक दे देती है और वो उसे ले लेता है। इसके बाद हम शिज़ुका को लाइब्रेरी में देखते हैं और उसकी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि क्या कुछ चेंज हो गया है, तुम आजकल काफी अच्छे मूड में रहती हो। और वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो बहुत सारी टेक्स्ट से रीड करा रहे थे और वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और शिज़ुका इस बार पार्ट 3 लेकर आई होती है उस बुक का, लेकिन रेंतारो उससे पार्ट 3 की बुक लेने नहीं आता। यहाँ तक कि 3 दिन बीत जाते हैं, वो तीनों दिन उसे लाई होती है लेकिन रेंतारो नहीं आता। फिर वो अपसेट होकर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर वो रेंतारो को हकारी और काराने के साथ बैठा हुआ देखती है। हकारी और काराने उससे पूछ रही है तुम आजकल बड़े स्लीपी स्लीपी से हो रहते हो। वो बताता है हाँ आजकल मैं रात को लेट तक जग रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा बिजी सा रहने लगा हूँ। वो उनसे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है, वो दोनों गर्दन हिलाकर बोलते हैं नहीं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी हकारी अचानक से उसे किस कर देती है गाल पर और ये चीज शिज़ुका भी देख रही होती है। जिसके बाद रेंतारो खुश होकर उसे हक कर लेता है और पीछे से काराने का रिएक्शन कुछ और ही होता है और वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी एनर्जी शेयर करनी है। और वो उसे किस करने ही जा रही होती है लेकिन वो उसके सिर मार देती है मुंह पे। फिर हम शिज़ुका को देखते हैं, वो सोच रही होती है इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मैं क्या सोच रही थी, ऑब्वियसली ये बुक्स पढ़ने के लिए काफी ज्यादा बिजी होगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि बुक्स पढ़े। और वो अपना पास्ट रिमेंबर करने लग जाती है जहाँ पर उसकी कुछ स्कूल फ्रेंड्स उससे बोल रही होती हैं आखिर तुम ये क्या करती हो, तुम बुक्स के थ्रू बात क्यों करती हो, तुम नॉर्मल पर्सन्स की तरह मुंह से भी बात कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है तुम्हें पता है। और वो देखती है कि उसकी मॉम भी उसी तरह से बिहेव करती थी, वो उसे मारकर बोलती थी कि तुम नॉर्मली बात क्यों नहीं करती हो, हर वक्त ये तुम बुक्स में क्यों लगी रहती हो। और वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है उस बात पर और वो वहां पर बैठकर सोच रही होती है कि किसी के भी पास मुझ जैसे फ्रीक से बात करने का टाइम नहीं है और कोई मुझे पसंद भी नहीं कर सकता। और वो शाम में लाइब्रेरी में बैठी हुई होती है, तभी वहां पर रेंतारो आ जाता है और उससे बोलता है शुक्र है तुम यहाँ पर बैठी हो। और वो उसके पास बैठ जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है शिज़ुका क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, और वो बोलती है हाँ है। तो वो निकालती है अपना स्मार्टफोन और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये एक ऐप इंस्टॉल करो, और हाँ ये सेफ है, मैंने इंस्टॉल करके देखी है। जिसके बाद वो उस ऐप को इंस्टॉल करती है और वो कहता है मैं तुम्हें कुछ शेयर कर रहा हूँ, तुम उसे उस ऐप के थ्रू खोलो। जिसके बाद वो उसे कुछ आइटम शेयर करता है और वो उसे ओपन करती है। वो कुछ और नहीं, वो ई बुक होती है उसी लव स्टोरी की जो उसने बुक में पढ़ी थी, और वो उसे देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। रेंतारो बोलता है अब जरा किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करो, और जैसे ही वो टेक्स्ट पर क्लिक करती है तो वो टेक्स्ट वॉइस में बोलने लग जाता है। और रेंतारो बोलता है कि ये टेक्स्ट टू स्पीच का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू तुम इसमें कुछ भी बोलना चाहोगी तो वो बोल सकती हो, तुम्हें सिर्फ वो पार्ट सेलेक्ट करना है और ये सॉफ्टवेयर अपने आप बोलने लग जाएगा। और वो ये देखकर थोड़ी इमोशनल सी होने लग जाती है और वो सोचती है कि इसका कोई ई बुक तो आई नहीं है, इसका मतलब इसने पूरी रात बैठकर टाइपिंग से मैनुअली ये ई बुक बनाई है। और वो मन मन में ये सोचकर खुश भी हो रही होती है कि उस जैसे पर्सन के लिए किसी ने इतनी मेहनत करी है। रेंतारो बता रहा होता है कि जब भी तुम बुक से बात करती थी तो सामने वाले इंसान को बुक में देखना पड़ता था, लेकिन अगर तुम अब इस तरह से किसी से बात करोगी तो उसे तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे बात करनी पड़ेगी, तो वो तुमसे इंटरेक्ट कर सकता है। और वो कहता है मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने करा है उससे तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हुई होगी जो तुम बात नहीं कर पाती हो किसी से। और वो कहता है तो चलो इसे ट्राई करो और मुझसे कुछ बोलो। और शिज़ुका एक टेक्स्ट सेलेक्ट करती है और वो फोन बोलता है आई लव यू। और रेंतारो सुनकर पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है और शिज़ुका फिर सॉरी बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फीलिंग्स हाइड रखूं, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी थी। और रेंतारो सोच रहा होता है अच्छा अब मैं समझ गया, ये बात सिर्फ सोलमेट की नहीं थी, या ये नहीं थी कि मैं किसी की लाइफ बचाऊं, मुझे भी इससे प्यार है। और वो उसे आई लव यू टू बोल देता है और उसे हक कर लेता है।
जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छत पर रेंतारो हकारी और काराने से मिलाने उसे ले जाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम दोनों की परमिशन चाहिए। और काराने बोल रही होती है, क्या तुम्हारा दिमाग पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग सड़ गया, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और वहीं हकारी बोलती, रेंतारो तुम्हें अपना नया प्यार मिल गया और फिर भी तुम्हें हमसे इतना प्यार है कि तुम हमें डंप नहीं कर रहे हो। मतलब वो उल्टा खुश हो रही होती है इस बात को लेकर। रेंतारो समझाता है कि मेरी फीलिंग्स तुम दोनों के लिए चेंज नहीं हुई हैं, शिजुका के लिए एक अलग से फीलिंग डेवलप हो गई है। और वो उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑयल फील्ड में कोई तेल निकालता है और उसी को कोई नया रिजर्व मिल जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुरानी ऑयल फील्ड में से ऑयल खत्म हो गया है। तो इसी का मतलब ये है कि तुम दोनों के लिए प्यार मेरा उतना ही है, लेकिन एक नए स्पॉट पर शिजुका के लिए भी मेरे मन में प्यार आ गया है। कारा ने बोलती है, तुम पागल वागल हो गए हो, अपनी गर्लफ्रेंड्स को फॉसिल फ्यूल से कौन कंपेयर करता है। और वो बोलता है, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम तीनों को और भी ज्यादा प्यार करूंगा और तुम तीनों को मोस्ट हैप्पी गर्ल रखूंगा। और अगर तुम्हें कभी भी कंप्लेन हुई मुझसे तो मुझे बताना, उसका मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। कारा ने बोलती है, क्या तुम किसी तरह की समुराई हो। और हकारी को तो उसके हर वर्ड से खुशी हो रही होती है कि वो जो भी बोल रहा होता है। और वो बोल रहे होते हैं, रेंतारो कुन, यू आर मैन अमंग मैन। पर वो कैसे भी करके उन दोनों को कन्विंस कर लेता है। और इस वक्त उसे उसकी 3 सोलमेट मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भूलना मत 97 और बची हैं। पता नहीं आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। रेंतारो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स के साथ छत पर बैठा है और उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को नई गर्लफ्रेंड से मिलवा रहा है। इसके बाद रेंतारो शिजुका से बोलता है, जो मैंने तुम्हें डेटा भेजा था उसमें मैंने एक पेज पर हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो तुम उसे भी यूज कर सकती हो। और वो उसे चेक कर दिया है और हम देखते हैं उसका फोन बोलता है, लेडी हानाजुनो, लेडी इंडा। कारा ने बोलती है, ये लेडी लगाना जरूरी है क्या, खाली इंडा भी तो बोल सकती हो। रेंतारो बताता है, ये एक लाइब्रेरियन है और इसे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये एक बहुत ही क्यूट थिंग करती है। जब भी ये बुक पढ़ रही होती है तो ये अपने पैर की उंगलियों को अजीब तरीके से हिलाने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लगता है। शिजुका सोचती है ये मुझे तो पता ही नहीं था। जिसके बाद रेंतारो हकारी की भी एक ऐसी आदत बताने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम अपने मुंह में उंगली रख लेती हो जब तुम ज्यादा ही सोचती हो और तुम मुझे काफी ज्यादा हॉट लगती हो उस टाइम पे। और वो शर्माने लग जाती है, क्या मैं ऐसी नोटी चीज भी करती हूँ। और फिर वो काराने के बारे में ऐसा कॉम्प्लीमेंट बोलता है। वो कहता है, तुम अपनी उंगलियों पर बालों को बांधती रहती हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लगती हो। और वो ज्यादा ही तरफ आने लग जाती है। वो तीनों एक साथ सोचते हैं ये हमारे बारे में कितनी परवाह करता है। और तभी उसे एक और चीज याद आती है। वो बोलता है, जब हम लोगों ने किस करा था तो हकारी ने थोड़ा सा पाउट बनाया था, काराने ने तो सांस लेना ही बंद कर दिया था, वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। तभी शिजुका रेंतारो से फोन के थ्रू बोलती है, क्या तुम लोगों ने बुशिंग बुशिंग कर लिया। और वो बुशिंग बुशिंग से मतलब था उसका किसिंग। और वो बार बार यही लिखती है कि तुमने सच में ऐसा कर लिया है, तुमने बुशी बुशी कर लिया है। और वो सोचती है कि तुम लोगों ने लिप लॉक कर लिए हैं अपने। तभी हकारी बोलती है, शिजुका क्या तुम भी रेंतारो को किस करना चाहोगी। और वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो लिखने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर बोलती है, नहीं मैं शादी से पहले किस नहीं करने वाली। रेंतारो बोलता है, कोई नहीं, हम स्लोली लेते हैं हमारे रिलेशनशिप को, कोई इतनी जल्दी नहीं है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ हम किस तभी करें जब तुम रेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं हकारी और काराने उसे खाना खिलाने लग जाती हैं और वो दोनों जबरदस्ती सी कर रही होती है उसके साथ खाना के लिए। और शिजुका आराम से बैठी हुई होती है, वो देख रही होती है आखिरकार ये क्या चल रहा है और वो खाना आराम से खा रही होती है अपने आप। जिसके बाद हकारी और काराने आपस में चीखने लग जाते हैं, मतलब उनकी तो लड़ाई चलती ही रहती है पता नहीं क्यों। और वो नोटिस करता है इन दोनों के बीच शिजुका थोड़ी अकेली सी पड़ रही है, ये बहुत शांत है। और वो सोचता है कि ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड आया हूँ इस चीज के लिए। और वो कहता है, मोस्टली जब दो आदमी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रियल फेस नहीं दिखाते, मतलब कुछ ना कुछ फ्रंट रखते हैं अपने आगे। लेकिन अगर उन दोनों के बीच एक बार लड़ाई वगैरह हो जाए या फिर गुस्सा उस्सा आ जाए और उन दोनों के रियल फेस एक दूसरे के सामने रिवील हो जाए तो वो एक दूसरे का रियल बिहेवियर दिखाने में बिल्कुल भी नहीं डरते और वो ट्रू हो जाते हैं दोनों से और तब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद रेंतारो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं कार्ड लाया हूँ खेलने के लिए और अब हम खेलेंगे ओल्ड मेड। अब मुझे तो पता नहीं है ओल्ड मेड क्या गेम है, होता होगा कोई कार्ड का गेम, लेकिन वो बोलता है इसकी एक पेनल्टी भी होगी हारने वाले के लिए, जो भी हारेगा उसको विनर टिकल करेगा। और ये सुनते ही वो तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो तीनों डर जाती हैं कि मैं हारूंगी ताकि हमें टिकल मिल सके। वो पहला राउंड खेलते हैं जिसमें कि विनर होता है रेंतारो और यहाँ पर लूजर होती है काराने। और काराने बड़े ही हंस के बोलती है, तो मैं लूजर हूँ तो अब तो जो भी अब तुम मुझे पेनल्टी देना चाहो वो मैं ले सकती हूँ। और वो काराने को जाकर टिकल करने लग जाता है। काराने बहुत कंट्रोल करती है और बोलती है कि ये बिल्कुल भी टिकल नहीं कर रहा है और वो और भी ज्यादा उसको टिकल करने लग जाता है उसकी बॉडी की इधर उधर। और वो लेट जाती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिस पर रेंतारो सोचता है ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है और फिर से रेंतारो जीत जाता है, लेकिन इस बार लॉस्ट होती है हकारी और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, जोर जोर से चीख के बोल रही होती है, मैं हार गई अब मुझे टिकल करो। जिसके बाद हम देखते हैं रेंतारो उसे टिकल करता है और जब वो उसे टिकल कर रहा होता है
तो वो पता नहीं कुछ अलग ही जोन में चली जाती है, वो 18+ वाली जोन में चली जाती है, जिसके बाद पता नहीं कैसे वो कंट्रोल करती है और उसे तुरंत हटा देती है और वो उसके पास से चली जाती है और सोचती है अच्छा हुआ बच गई, अगर थोड़ा देर और होती तो कुछ और ही हो जाता। जिसके बाद तीसरा राउंड आता है और तीसरे राउंड में हम देखते हैं फिर से रेंतारो विनर बनता है और इस बार शिजुका हार जाती है और वो जाता है शिजुका को टिकल करने। शिजुका बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, वैसे भी वो बोलती नहीं है और रेंतारो सोचता है पता नहीं शिजुका हंसते हुए कैसे लगेगी। जिसके बाद वो उसे टिकल करने जाता है और वो उसे टिकल करने लग जाता है और वो हंसते में भी बिना आवाज के हंस रही होती है और वो फोन से बोलती है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और रेंतारो कहता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और वो दोबारा से उसे टिकल करने लग जाता है। पीछे से वो दोनों देख रही होती है कि आखिरकार ये तो क्या चल रहा है, इतना ज्यादा टिकल क्यों कर रहा है इसको। मतलब एक तरह से वो दोनों जेलस हो रही होती हैं शिजुका से और अब उनके दिमाग में नया खुराफाती आइडिया आता है कि अब इन लोगों को टिकल करना है रेंतारो को, ना कि अब टिकल होना है। रेंतारो की बॉडी को छूने का इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों कॉम्पिटिशन मोड में आ जाते हैं और हम देखते हैं इस वाले राउंड में रेंतारो लूजर होता है लेकिन विनर होती है शिजुका और रेंतारो बोलता है शिजुका चलो आओ मुझे टिकल करो, और शिजुका जाती है और वो दोनों सोचती है कि कितनी लकी है, अब ये पूरी बॉडी पर टिकल करेगी उसे। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होता है, वो सिर्फ एक उंगली से उसे टिकल करती है, मतलब ज्यादा अच्छे से टिकल नहीं करती, बस वो हल्का हल्का टिकल करती है और उसी पर रेंतारो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है और वो कुछ ज्यादा ही हंसता है और पीछे से हकारी सोचने लग जाती है कि ये तो परफेक्ट मौका है, वो चाहे तो इसकी बॉडी पर पूरी अच्छे से टिकल कर सकती है। लेकिन शिजुका बहुत ही ज्यादा शाय है और कुछ बोलती भी नहीं है और उसका फेस भी बहुत ज्यादा क्यूट है और वो देखने में भी ऐसी है, इसे देखकर कोई भी बोलेगा कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, कि इसी वजह से रेंतारो को इससे इतना ज्यादा प्यार है। और वो सोचने लग जाती है उसके सामने एक फॉर्मिडेबल दीवार आ गई है, यानी वो शिजुका को भी अब अपना कंपटीशन समझने लग जाती है। जिसके बाद काराने भी उड़ जाती है और उसके टिकलिंग भी खत्म हो जाती है और वो कहता है कि मुझे अब रेस्टरूम जाना है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिजुका को काराने बोलती है कि मेरी बात सुनो, आखिरकार ये सब क्या था। वो बोलती है कि क्या हुआ और वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस सा माहौल बन जाता है, जैसे कारा ने आज उसकी बैंड ही बजाने वाली है। कारा ने उससे बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रही थी, ये साफ साफ दिख रहा था कि तुम डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी रेंटारो से, जबकि तुम्हें भी उससे उतना ही प्यार है जितना हमें है और तुम उसकी पूरी बॉडी को टिकल करना चाहती थी। क्या तुम हमारी वजह से खुद को रोक रही हो। और हकारी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और कारा ने बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जिसके बाद शिजुका लिखकर बोलती है कि दरअसल सच ये है कि तुम दोनों मुझसे पहले उसकी लवर हो और मैं एक न्यूकमर हूँ, तो मुझे तुम दोनों के बीच से दूर रहना चाहिए। लेकिन कारा ने बोलती है ये तुमने सही कहा, लेकिन अब सच्चाई ये है कि तुम भी उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम एज अ फेलो गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह से अपनी फीलिंग्स को छुपाने का, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर कारा ने इसलिए गुस्सा हो रही होती है क्योंकि शिजुका उन दोनों के आगे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रही है, जो कि उसकी फीलिंग्स है रेंतारो के लिए। जिसके बाद फाइनली शिजुका बोलती है अगर मैं सच में अपने दिल से बात बोलूं तो बात ऐसी है, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। और कारा ने बोल क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ। और वो बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बताती है मैं इस बात से डरी हुई हूँ क्योंकि हकारी-सान एक परफेक्ट एग्जांपल है एक गर्लफ्रेंड होने का, जो प्रॉपर लेडी लाइक हैं। उनकी फिजिकल बॉडी भी बहुत ही अच्छी है और वो काफी क्यूट भी हैं और उनका चार्म बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और काराने-सान तुम्हारा फेस बहुत क्यूट है और तुम्हारे चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस रहता है वो तो अनकम्पेरेबल है। तो मैं तुम दोनों की इंटरेस्ट के आगे ये नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे इक्वल हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से डरती हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और उसकी ये बात सुनते ही वो दोनों कहती है ये कितनी ज्यादा अडोरेबल है, ये हमारे बारे में इतना अच्छे से सोचती है। शिजुका बोलती है मैं एक प्लेन और सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे पास ना फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है और मैं एक चाइल्ड जैसी लगती हूँ और मैं काफी रिजर्व भी हूँ, ज्यादा बात भी नहीं करती, मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जिस पर कारा ने बोलती है तुम भी प्लेंटी क्यूट हो और तुम छोटी भी हो तो उससे क्या है, लड़कियां लड़कों को ज्यादातर ऐसी ही अच्छी लगती हैं, तुम एक परफेक्ट लेडी हो तो अपने ऊपर शक मत करा करो। तभी हकारी आगे आकर बोलती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कारा ने तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है, ये हमेशा ही ऐसे गुस्से में रहती है। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि रेंतारो मुझसे बहुत प्यार करता है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं और रेंतारो अब भी 10 वजह बता सकता है तुम्हारे बारे में तुमसे प्यार करने की, तो तुम अपने आप को इतना छोटा मत समझो, तो तुम प्लीज होल्ड बैक मत करो अपनी फीलिंग्स को। और वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई हकारी-सान काराने-सान, अब से मैं अपनी फीलिंग को होल्ड नहीं करूंगी। और हम देखते हैं उनकी बातें रेंतारो पीछे से सुन रहा होता है। दरअसल वो बहाना लेकर गया हुआ होता है और ये सब जो होता है ये रेंतारो ने खुद ही करवाया था, क्योंकि उसकी जो थ्योरी थी कि अगर हम किसी के सामने अपना रियल फेस ले आए तो हम उससे जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, और उसने यहाँ पर यही टेक्निक अपनाई थी। जिसके बाद वो वापस से उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कारा ने रेंतारो से बोलती है कि अभी जो तुमने लास्ट पेनल्टी ली थी वो हमें दोबारा करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है वो पेनल्टी सही से नहीं करी थी। शिजुका सोचती है क्या ये दोनों मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं, और शिजुका बोलती है हाँ मुझे फिर से चांस चाहिए। और फिर वो रेंतारो के पास जाती है, उससे बोलती है लिखकर कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो
और जो मैंने पहले बोला था कि मैं शादी के बाद ही किस करूंगी, वो मैंने झूठ बोला था। रेंतारो बोलता है मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि वो तुमने झूठ ही बोला है, और सच बताऊं तो दिल से मैं भी चाहता था कि मैं तुम्हें किस करूं। और वो रेडी होती है किस के लिए, और रेंतारो उसके सिर पर हाथ रखता है, पर वो थोड़ी सहम सी जाती है। फिर वो थोड़ा हाथ हटा लेता है, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर वापस से अपने सर पर रख लेती है, और वो उसके करीब जाता है, और फाइनली उन दोनों के बीच किस हो जाती है। और किस करते ही शिजुका का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, और उनकी किस देखकर हाकारी और काराने बस देखते ही रह जाते हैं। हाकारी काराने से बोलती है कि जैसे तुमने उसे समझाया, तुम्हें खुद भी समझना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए। वो बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, और हकारी बोलती है ठीक है तो तुम मत करो, मैं तो हाइड नहीं कर रही। और वो जाकर उससे बोलती है कि रेंतारो मुझे भी किस चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं रेंतारो हकारी को भी किस कर लेता है। और अब बचती है काराने। वो काराने की तरफ देखता है, लेकिन काराने वो पीछे करके बोलती है हाँ अगर तुम इतने डेस्परेट हो रहे हो तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें किस करने देना चाहिए। और वो दूसरी तरफ ही देखती रहती है, और रेंतारो उसे हक कर लेता है, जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, और उसे धक्का दे देती है। और वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो, और जब तुम गुस्सा करती हो तब तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। वो थोड़ा उसे मारने लग जाती है, लेकिन वो बोलता है कि ये हर्ट कर रहा है, बस करो। और वो रुक जाती है फाइनली। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच भी किस हो जाती है, यानी कि रेंतारो ने तीनों को किस कर ली होती है, और वो तीनों को ज्यादा ही हैप्पी रहती हैं। और रेंतारो कुछ सोच रहा होता है। हकारी से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो रेंतारो, और वो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम तीनों जैसी अमेजिंग गर्लफ्रेंड मुझे मिल गई। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जितना मैं डिजर्व करता था उससे कहीं ज्यादा, और मैं तुम तीनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं जो कि नोटिस बोर्ड पर लगे हैं। वहाँ पर हकारी, काराने और शिजुका खड़े हैं, और हमें पता चलता है रेंतारो क्लासरूम में गया है क्योंकि उसका फोन वहाँ पर रह गया है। रेंतारो क्लासरूम में आता है और उसे उसका फोन दिख जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक लड़की भी दिखती है, और वो उस लड़की को देखकर सोचता है ये तो एआई सान है। और वो चला जाता है उसके पास कि रिजल्ट आ गए हैं, तुम जाकर देख सकती हो। और वो बोलती है मेरा जाना मीनिंगलेस है, मुझे पता है मैंने टॉप स्कोर करा है। और वो उसकी तरफ देखती है, और तभी उनकी आंखें मिलती हैं, और उन दोनों को सोलमेट वाला झटका मिल जाता है। मतलब वो दोनों सोलमेट हैं। इसका मतलब ये एक और लड़की मिल चुकी है जो कि इसकी सोलमेट है। और रेंतारो सोचता है ये तो फिर से वैसे ही हुआ, यही मेरी सोलमेट है। एक तो मुझे यार ये समझ नहीं आता ये कैसा इंसान है, इसे हर लड़की से प्यार हो जाता है और पुरानी गर्लफ्रेंड को पता नहीं भूल जाता है जाने क्या, और ये तुरंत ही उस पर लाइन मारने लग जाता है कि चलो आओ हम दोनों साथ में रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि ये लड़की इसी के भरोसे पे जिंदा है, मतलब हर लड़की पे लाइन मारता है यार। और कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ये लड़की पुरानी लड़कियों जैसी नहीं होती जो तुरंत ही लट्टू हो जाती है उस पर। ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है, और ये बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये सब मीनिंगलेस है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये देखकर रेंतारो शॉक होता है, क्या ये मेरी सोलमेट नहीं है क्या, ऐसे बिहेव कर रही है मेरे साथ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और फिर वो वापस हकारी और बाकी सबके पास आ जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों की अच्छी खासी रैंक आई हुई होती है, वो काफी खुश होते हैं। रेंतारो उन तीनों को प्रेस कर रहा होता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा करा, मुझे तुम लोगों पर प्राउड है। तभी उसे याद आता है एआई सर ने बोला था कि वो फर्स्ट आएगी, और वो फर्स्ट की तरफ देखने लग जाता है। और वहाँ पर एआई नानो का नाम होता है, जिसके 700 में 700 परफेक्ट स्कोर आए होते हैं। वो इन तीनों से पूछता है क्या तुम एआई सर के बारे में कुछ जानती हो, और वो बताती हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू लड़की है, और हमारी क्लास की है, और उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो वो उसका बिल्कुल सही से जवाब दे देती है। फिर हम देखते हैं उनकी एक प्रैक्टिकल की क्लास चल रही होती है, और वहाँ पर एआई को रेंतारो के साथ पेयर कराया जाता है। रेंतारो सोचता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही माइक्रोस्कोप है, और हम दोनों उसी में से चूज करने वाले हैं। और फिर वो जाकर माइक्रोस्कोप लेने चला जाता है, और उसी के पीछे वो तीनों बैठी हुई होती हैं, काराने, हकारी और शिजुका, और वो लोग एक पेयर हैं। और जब रेंतारो माइक्रोस्कोप उठाता है तो वो सोचता है कि हकारी, काराने और शिजुका तो एक तरह से क्यूट है, लेकिन ये एहसान काफी ज्यादा एलिगेंट है और ब्यूटीफुल टाइप की है। मतलब यहाँ पर साफ इसकी इंटेंशन दिख रही है कि कमीना ठगी है, ये इसे भी पटाना चाह रहा है। फिर वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो सीधा टेक्स्ट बुक से कॉपी कर रही है उसका जो प्रैक्टिकल है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, वो कहती है कि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। और फिर वो बोलता है ये तो फिर प्रैक्टिकल का मीनिंग ही खत्म कर देगा। और वो कहती है कि प्रैक्टिकल फालतू के होते हैं, उन सबको प्रूव करने में क्या फायदा, जिसे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तभी उनके पीछे टीचर खड़ा होता है और वो उससे बोलता है टीचर हमें देख रहे हैं, हमें ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो माइक्रोस्कोप निकाल लेते हैं और वो माइक्रोस्कोप से देखने लग जाती है, लेकिन वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में देख रही होती है। वो कहता है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यानी कि प्याज भी नहीं है, वो प्रैक्टिकल प्याज के छिलके पर होता है। वो कहती है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे है और मैं इससे साफ देख सकती हूँ। जिसके बाद रेंतारो प्याज का एक टुकड़ा काटने लग जाता है और उसके हाथ में ब्लेड लग जाता है और खून निकलने लग जाता है। वो हाथ धोता है, नर्स के पास जाने की सोचता है, लेकिन तभी ये उसे देख लेती है और उससे बोलती है कि अपना हाथ दो। वो उसका हाथ लेती है और सीधा अपने मुंह में रख लेती है। वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है, और वो कहती है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है क्योंकि सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी उंगली को सक करने लग जाती है और वो सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसके लिप्स तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और ये सब होते हुए उसकी तीनों गर्लफ्रेंड देख भी नहीं रही है, वो बस अपनी बहस में लगी हुई है, अपने प्रैक्टिकल को देख रही हैं। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और सब लोग घर जा रहे होते हैं। रेंतारो आता है आई के पास और उससे बोलता है शुक्रिया आज के लिए जो तुमने मेरे लिए करा, मेरी उंगली ठीक है। और वो बोलती है तुम्हारे लिए नहीं करा था, मैंने अपने लिए करा था, अगर तुम वहां से चले जाते तो मुझे लेट होता और ये
टाइम का वेस्ट होता। इसके बाद वो बोलता है मुझे तुम्हें किसी तरह से पे करना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए सोडा खरीद दूँ? और वो बोलती है नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा और मुझे टाइम बर्बाद करने का कोई भी शौक नहीं है। और रेंतारो ठरकी बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो बोलती है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब मीनिंगलेस होगा। रेंतारो सोचता अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मीनिंगलेस हूँ। और वो उससे बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक मीनिंगफुल डे बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे हॉबीज वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहती है मेरा इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करा और इन सब चीज़ों पे मैं अपना टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहती। मतलब रेंतारो फुल कोशिश कर रहा है कि इसे पटा लूं पर वो पटने हुए राजी नहीं है। बेशक वो सोलमेट है पर वो उसे हार्ड टाइम दे रही है और वो यही सोचकर शायद ज्यादा मेहनत कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी सोलमेट है। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है, ये अपनी डेस्क पर कुछ लिख रही है और उसका ध्यान जा रहा है वहीं पर सलाइवा वाली हरकत पर, वो जो उसने उसका हाथ अपने मुंह में ले लिया था। और वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे अपना फोकस बनाना पड़ेगा। और वो बोर्ड पर जाकर पाई की वैल्यू लिखने लग जाती है। उससे सोचती है वो कि अब मेरा फोकस बन सकता है, लेकिन फिर से वो वही सोचने लग जाती है और फिर से वो पाई की वैल्यू लिखने लग जाती है। वो दुनिया भर की पाई की वैल्यू लिख देती है ताकि उसका ध्यान वहाँ पर ना जाए। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और वो क्लास में रेंतारो से बोल रही होती है कि मैंने रात भर काफी सोचा और मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। जैसे वो ठरकी रेंतारो बोलता है आई लव यू टू। मतलब इस कमीने को किसी से भी प्यार हो रहा है यार, कोई हद है, मतलब कोई लॉजिक तो दिखाओ। मतलब हर किसी से आई लव यू बोले जा रहा है। लेकिन तभी हम ट्विस्ट देखते हैं, एआई बोलती है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। और वो उसे बताती है कि मुझे लगा था कि तुम डिक्लाइन कर दोगे जब मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन तुमने तो आई लव यू टू ही बोल दिया मुझसे, इसलिए मुझे तुम्हें डिक्लाइन करना पड़ेगा। और वो वहां से जाने लग जाती है। रेंतारो उसे रोकता है कि लेकिन ऐसा क्यों, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही बोलती है रोमांस सिर्फ मैट्रिमोनी और चाइल्ड बर्थ पर खत्म होता है और इस मोमेंट पर मुझे इस चीज की कोई भी नीड नहीं है। और वैसे भी टीनेजर्स के बीच रोमांस बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। और वो वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी ये ठरकी रेंतारो बोलता है कि रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हें लगा होगा कि एक बार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पहले भी 100 बार से ज्यादा दिल टूट चुका है और मैं इतनी आसानी से तुम्हारे लिए अपना प्यार खत्म करने नहीं वाला। जैसे वो बोलती है ये सब कुछ मेरे लिए इररिलेवेंट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन वो मन में ही सोचती है कि आई जो मुझसे प्यार करता है। रेंतारो से बोलता है चलो ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी? मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए तुम्हारे साथ डेट पर, और अगर तुम्हें तब भी मुझसे प्यार नहीं हुआ तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगा। और वो इस तरह से उसे राजी कर लेता है डेट के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं रेंतारो अम्यूजमेंट पार्क में वेट कर रहा ही आएगा। तभी वहां पर आई आ जाती है और वो कैजुअल आउटफिट में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और वो बोलता है वाह कितनी अच्छी लग रही है ये। और वो उसका रिएक्शन देख के कहते हैं क्या तुम बीमार हो, क्या हमें कैंसिल करना चाहिए? और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा गलत होगा, चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद वो हॉर्स राइडिंग सिमुलेटर के झूले पे झूलने लग जाते हैं और एआई बोल रही होती है ये सब क्या चल रहा है, इस एक्टिविटी का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि हम रियल घोड़े पे तो सवारी कर ही नहीं रहे हैं। और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो अपना इंस्टेंट कैमरा निकालता है और वो उससे कहता है मुझे ये इंस्टेंट कैमरा काफी ज्यादा पसंद है। और वो थोड़ा मुंह डाउन करके बोलती है कि काफी बेकार डिवाइस है क्योंकि इसमें ना हम फोटो स्टोर कर सकते हैं, ना ही हम पे कोई मेमोरी होगी, बस एक पेपर होगा, अगर वो खो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस मेमोरी का। जिस पर वो बोलता है कि ये तो प्रॉपर 1 स्टार रिव्यू दे रही है इसका। और वो उससे कहता है चलो मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ, चीज बोलो। लेकिन वो चीज नहीं बोलती और वो उसकी फोटो ले लेता है। फिर वो नीचे उतर कर उसे उसकी फोटो देता है कि ये काफी अच्छी लग रही है और वो कहती है इलॉजिकल। फिर हम देखते हैं वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और वो बोलती है घोस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं, ये हाईली अनसाइंटिफिक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कहता है शुक्र है कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। तभी वहां पर कुछ ह्यूमंस घोस्ट बनकर आने लग जाते हैं, लेकिन ये सभी को ह्यूमन ह्यूमन करती रहती है। वो बोलती है ह्यूमन ह्यूमन और रेंतारो सबसे डरता रहता है। तो फाइनली हॉन्टेड हाउस से निकल जाते हैं और वो कहती है कि इसका नाम हॉन्टेड हाउस नहीं ह्यूमन हाउस होना चाहिए, यहाँ सारे के सारे ह्यूमंस ही हैं। जिसके बाद वो एक और राइड पर जाते हैं, वो टी कप की राइड होती है। वहाँ पर एआई को थोड़ा बेकार सा लग रहा होता है, शायद उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो बोलती है ये सब क्या है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं इस एक्टिविटी का, लोगों को क्या मजा आ रहा है एक दूसरे के साथ ऐसे बैठकर गोल गोल घूमने में। मतलब वो हर चीज में लॉजिक ढूंढ रही है और तभी वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है ये जरूर ब्रेन वॉशिंग का तरीका होगा म्यूजिक वगैरह की तरह। और वो फाइनली अपनी लास्ट राइड पर जाते हैं जो कि होती है फेरिस व्हील। रेंतारो बोल रहा होता है कि फेरिस व्हील के बिना कोई भी डेट बिल्कुल अधूरी है और हम देखते हैं वो फेरिस व्हील में डर रही होती है क्योंकि वो काफी हाइट पर होती है। दोस्तों को मानो मत मानो ये रेंतारो ठरकी जानता है पहले से ही कि इसे हाइट से डर लगता होगा, इसलिए वो इसे यहाँ पर लेके आया है ताकि इम्प्रेस कर सके। वो यही से पूछता है तुम्हें हाइट से डर लगता है क्या? यही बोलती है हाँ, अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से तो मैं डरूंगी ही ना। और वो पूछता है क्या मैं तुम्हारे बराबर में आके बैठ जाऊं? और वो गर्दन हिला देती है हाँ बैठ जाओ। और वो उसके बराबर में जाकर उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाता है।
जिसके बाद उनकी डेट ओवर हो जाती है और वो बैठे हुए होते हैं और काफ़ी सारी फोटोज देख रहे होते हैं। और उन फोटोज में रेंतारो बोलता है कि तुम इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हो। मतलब यार यहाँ पे ये अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों को पहले से भूल गया है, बस इस पर फोकस कर रहा है। ये कमीना कुछ ज़्यादा ही डर गया, इसको तो मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला मैं इसमें खुश हूँ। लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं इमोशनलेस हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं, अगर गौर से देखो तो पता चल ही सकता है कि तुम कहाँ पर खुश हो कहाँ पर नहीं। और बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज इस सब चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं मिली, और जब तक मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये डे एक मीनिंगलेस डे है। मुझे माफ़ करना, बट दिस डे इज़ मीनिंगलेस। और वो बोलता है हंसकर कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है सभी का सेम एक्सपीरियंस हो सेम चीज़ों पर। वो वहाँ पर थोड़ी वैसे सैड सी तो लग रही होती है। और वो रेंतारो ठरकी आदमी उस सारी फोटोज़ को लेता है ताकि वो उसका रिएक्शन निकाल सके, और उन्हें जलाने लग जाता है। तभी वो पूरे दिन के बारे में सोचती है और फोटो पूरी जलने से पहले उससे वो फोटो छीन लेती है। रेंतारो बोलता है एक्चुअली में जो तुम्हारे पास नहीं होता उसे खोने का भी कोई डर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन फोटोज से कुछ तो वैल्यू मिली है, तभी तुम इसे बचाना चाहती हो। और यहीं पे उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो ठरकी उसे पटा ही लेता है और फिर वो उसकी बातें सुनकर थोड़ा रोने लग जाती है और सोचती है ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रेंतारो उसे अपना हैंकी देता है और थोड़ी देर बीत जाती है, जिसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारा हैंकी डिसइंफेक्ट करके लौटा दूँ। वो सोचता है क्या ये सलाइवा से डिसइंफेक्ट करेगी, लेकिन वो कहती मैं इसे वॉश करके दूंगी। और फाइनली रेंतारो का जो पर्पस था वो पूरा हो गया और वो कहती है आइजो रेंतारो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये आइजो ठरकी उठकर बोलता है आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहूंगा। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसे खींचकर किस कर देती है। जिसके बाद वो पीछे घूमकर बोलती है मुझे जो भी डिजायर है मैं उन्हें तुरंत पूरा करती हूँ, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इस कमीने को क्यों प्रॉब्लम होगी, इसे किस जो मिल गई इतनी ब्यूटीफुल लड़की की। इतना ही नहीं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो स्कूल की छत पर अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों को उसकी स्टोरी बता रहा होता है और उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने की उनसे परमिशन मांगता है। कारा ने बोलती है तुम बेशरम हो, अब तो मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और वो तीनों मान जाती हैं उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यानी इसे अब 4 गर्लफ्रेंड मिल चुकी हैं और अभी इसे 96 और मिलेंगे। मतलब यार ये क्या नसीब लेके पैदा हुआ है कमीना। जिसके बाद हकारी बोलती है कि ये बहुत गलत बात है, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। और वो तीनों बोलने लग जाते हैं कि हाँ हम भी कहीं जाना चाहते हैं तुम्हारे साथ। और ये भी बोलती है हाँ मुझे भी जाना है। तारा ने बोलती है लेकिन तुम कल ही तो गई थी। और वो बोलती है नहीं, लेकिन मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं गई थी, तो मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनकर भी जाना है। और तभी हकारी को कोई आइडिया आता है और वो बोलती है हम यहाँ थीम पार्क चलेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। और तभी रेंतारो सोचता है क्या स्विमिंग पूल, यानी कि ये सब स्विम सूट्स पहनेंगी। हम देखते हैं कि कारा ने एक स्विम स्टोर आई होती है क्योंकि उसे स्विम सूट चाहिए, क्योंकि वो जाने वाली है ना वहाँ पर थीम पार्क में, तो वहाँ पर उसे स्विम सूट चाहिए होगा। और वो स्विम सूट देख रही होती है और वो सोचती है यार मेरे पास तो वो स्विम सूट ही नहीं है, मैं क्या पहनूं। और वहाँ पर स्विम सूट सेलेक्ट करने लग जाती है। फिर वो अपने आप से ही चीख कर बात करने लग जाती है। पीछे सेल्स वुमन खड़ी होकर बोलती है थोड़ा शांति से मिस। और फिर वो थोड़ी शांत होती है और उसे एक फाइनली स्विम सूट पसंद आता है और वो सोचती है इसमें मैं बहुत क्यूट लगूंगी, पर मैं क्यूट टाइप की नहीं हूँ। वो अपने आप से ही बहस करने लग जाती है इस बारे में, लेकिन वो रेंतारो का सोच करके उसे मैं क्यूट लगूंगी वो स्विम सूट को ले लेती है। तो वो दिन आ गया है और ये सभी लोग आ चुके हैं थीम पार्क में और रेंतारो काफी ज्यादा हैप्पी है। तभी उसकी 3 गर्लफ्रेंड पीछे से आती हैं, शिजुका, हकारी और नानो। नानो एआई सा है तो अब से उसे हम नानो बोलेंगे। और उन्हें देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो तीनों काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है उसमें, जिसमें कि हकारी और नानो तो हद से ज्यादा हॉट लग रही है। और उन्हें देखकर उसका एक एंजल पीछे आ जाता है और वो बोलता है अब मैं पीसफुली मर सकता हूँ। मतलब वो इतना ज्यादा खुश है कमीना ठरकी। शिजुका उससे बोलती है वो मैं स्विम सूट नहीं पहन गई, मुझे लगा सभी यूनिफॉर्म सूट पहनेंगे इसलिए मैं वही पहन गई। और रेंतारो उससे कह रहा है कोई बात नहीं, तुम जैसी भी हो तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, तुम यूनिक हो। और तभी उसे याद आता है काराने कहाँ है, मैंने काराने को तो देखा ही नहीं। तभी वहां पर काराने आती है और काराने ने एक रोप पहन रखा होता है। रेंतारो ये क्या तुम ऐसे कैसे आ गई, तुमने चेंज नहीं करा, मैं तुम्हें न्यूड नहीं देख सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। जिसमें काराने बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जस्ट थोड़ी सी ठंड लग रही है इसलिए मैं ये पहन कर आई हूँ। एक्चुअली वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है स्विम सूट में क्योंकि उसके सामने 2 हॉटी खड़ी हैं और वो यही बहाना मार देते कि मुझे ठंड लग रही है और वो उसे उतारती नहीं है। कारा ने वहां से धूप में दौड़ी धूप लेने चली जाती है और हम देखते हैं वो बाकी सब पूल में कूद जाते हैं। वहां पर शिजुका गोल गोल घूम रही है और उसे काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं। तभी नानो को एक आइडिया आता है कि इस चीज को मैं एक चैलेंज की तरह ले सकती हूँ और थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और वो करंट के अगेंस्ट तैरने चली जाती है। लेकिन तभी हकारी वहां पर थोड़ा बेनिफिट उठाती है इस बात का अकेले रहने का और हकारी रेंतारो को इधर उधर टच कराने लग जाती है अपनी बॉडी को। और ये सब चीज नानो देख रही होती है। नानो को भी पता नहीं क्या होता है और वो उसके सामने आती है और उसका हाथ अपने सीने पर रख लेती है। यार इस एनीमे में ये क्या हो रहा है, क्या ये 18+ चीजें चल रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन इन चीजों को इग्नोर भी ज्यादा नहीं कर सकते। फिर हकारी भी नानो से कॉम्पिटिशन करने लगे थे और वो दोनों अपनी अपनी बॉडी गलत तरीके से टच करा रहे होते हैं और उसकी हालत खराब हो रही होती है इस सबसे। वो दोनों जब पूछती हैं उससे कि किसकी बॉडी ज्यादा परफेक्ट है, तब वो देखती है वो बिल्कुल बेहोश सा पड़ा है, मतलब उसकी नाक से खून निकल जाता है। जापानीज एनीमे में नॉर्मली ऐसे ही दिखाते हैं, जब ज्यादा हॉट लड़की देख लेता है कोई बंदा तो उसकी नाक से खून निकलने लग जाते हैं।
फिर वो दोनों उसे उठाकर बाहर करती है और हकारी बोलती है मुझे माउथ टू माउथ देकर इसे बचाना होगा रेंतारो को, और वो उसे माउथ टू माउथ किस करने लग जाती है और वो वही रुक जाती है। नानो तुरंत उसे धक्का मार के बोलती है कि मैं बचाऊंगी रेंतारो को, तुम्हारे बस की नहीं है। वो भी सेम चीज करती है और फिर हकारी भी सेम चीज करती है। वो बार बार ऐसी करती रहती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता है। तभी वो कहती हैं कि हमें किसी को लाना पड़ेगा, हमें किसी लाइफ गार्ड को लाना पड़ेगा, और हाँ वो मेल होना चाहिए वरना वो किस ना कर ले। और वहीं पर शिजुका गोल गोल घूमते हुए चक्कर खा रही है और वो उन सबसे अलग हो चुकी है और वो अपने फोन से ही बोल रही होती है ये मैं कहाँ आ गई, मुझे क्या हो रहा है, मैं वापस से स्विम बैक भी नहीं कर सकती। और वो ऐसी घूमती घूमती चली जाती है, मतलब वो खो जाती है, वो उनसे बहुत दूर होती है। वो सोचती है मैं यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन तभी और भी ज्यादा बुरी चीज हो जाती है। उसकी जो ट्यूब होती है उसमें पंचर हो जाता है, उसके पास ही एक आइलैंड सा होता है, वो उस पर चढ़ जाती है और वो अपने फोन से हेल्प बुला रही होती है, लेकिन उसका फोन भी डिस्चार्ज हो चुका है। और इस वक्त वो उस बड़े से थीम पार्क के सुनसान आइलैंड पर पड़ी है। हकारी और नानो लाइफ गार्ड को ढूंढने के लिए भाग कर जा रही होती हैं और हकारी को कुछ लड़के देख लेते हैं और उससे बोलते हैं तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें हमारे साथ कुछ मस्ती करनी चाहिए। हकारी बोलती है नहीं मुझे अभी थोड़ी जल्दी है, और हकारी वहां से भागने लग जाती है। और वो लड़का सोचता है कि मैंने सुना है अपर आर्म्स जो होते हैं गर्ल्स के वो उनके चेस्ट के बराबर सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे टच कर तो देखना ही पड़ेगा, इससे मैं कुछ इलीगल भी नहीं करूंगा मैं। और वो यही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नानो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे कह रहा है ये तुम क्या कर रही हो, मेरे साथ फालतू में मैस अराउंड मत करो और ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन नानो तभी उसके आंख फोड़ देती है दोनों उंगलियों से। और वहां पर उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, बेशक तुम लड़कियां हो पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लड़कियां थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ चुकी हैं, क्योंकि बेशक नानो कितना ही कुछ कर ले लेकिन ये लड़के हैं तो ये स्ट्रेंथ में तो पावरफुल होंगे ही। तो उसमें जो सबसे बड़ा लड़का बोलता है ये बहुत हो गया, अब हमें नो नहीं चाहिए आंसर के तौर पर। नानो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मैं हैंग आउट करूंगी तुम्हारे साथ। हकारी बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो, और नानो बोलती है तुम जाकर एक लाइफ गार्ड ढूंढो, रेंतारो की हेल्प करना बहुत जरूरी है। हकारी कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है तुम रेंतारो के साथ ज्यादा टाइम से रही हो तो तुम उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और अगर तुम्हें कुछ होगा तो उसे बहुत ही ज्यादा सैडनेस होगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। हकारी कहती है तुम उसे अभी नहीं जानती, वो सेम चीज तुम्हारे लिए भी फील करता है। और हम देखते हैं हकारी आगे आकर उनसे मना कर देते हैं कि हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करेगा। तभी वो लड़का आता है, बोल रहा बहुत हुआ अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और वो उनको पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर भाग कर रेंतारो आ जाता है। वो दोनों शॉक हो जाती है ये रेंतारो आखिर कहाँ से आ गया। रेंतारो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की। वो लड़का पीछे हट गया, बोला क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस लड़की ने हमारे दोस्त की आंखों में अटैक करा है। और हकारी बोलती है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे हाथ पकड़ना चाहते थे। रेंतारो कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वापस में पे बैक करूंगा। और वो कहता है तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो, बड़े पैशनेट तरीके में, जैसे वो बड़े इंटरेस्टेड हो। और वो कहता है हमें किसी लड़के के साथ घूमने का कोई शौक नहीं है, तुम एक काम करो इनमें से जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसे लेकर जाओ, चलो यहाँ से। वो कहता है ये दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड्स है। और वो कहता है तुम पागल हो क्या, मैं यकीन कर लूंगा कि ये तुम्हारी दोनों गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसी बात है चलो तो मुझे प्रूव करो, इन दोनों को ही किस करके दिखाओ। और वो मन में सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ये किसी दूसरी लड़की को किस कर ही नहीं पाएगा। और रेंतारो कहता है तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये कोई शो नहीं है, मैं इन दोनों को फोर्स नहीं कर सकता किस करने के लिए। लेकिन तभी नानो उसे पीछे से किस कर लेती है और हकारी भी उसे किस कर लेती है, और उसकी हालत कुछ अलग ही होती है। नानो बोलती है अब सेटिस्फाइड हो ना, हम दोनों इसकी गर्लफ्रेंड है। वो लोग सोचते ये क्या हो रहा है, ये लोग पागल तो नहीं है, ऐसा कौन करता है, दो दो गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, हम लोगों को तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना, हम जा रहे हैं यहाँ से। और वो लोग भाग जाते हैं। तभी हकारी पूछती है रेंतारो क्या हुआ, तुम ऐसे जग कैसे गए, तब तो तुम जग नहीं रहे थे। और तभी वो कारा ने पीछे से आ रही होती है। कारा ने उन्हें सिचुएशन बता दी, मैं आराम से बैठी थी और मैंने देखा तुम लोगों को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, और मैं रेंतारो को देखने लगी और मैंने देखा रेंतारो तो डेड था बिल्कुल। और वो उसके पास जाती है रेंतारो के, और रेंतारो से कहती है कि जल्दी उठो, नानो और हकारी डेंजर में है, उन्हें कुछ लड़के छोड़ो। और ये बात सुनते ही वो तुरंत उठता है और उन्हें ढूंढकर उनके पीछे भाग जाता है उन्हें सेव करने के लिए। और इस तरह से वो उनके सामने आता है उन्हें सेव करने के लिए। रेंतारो नानो के पास जाकर उसे थैंक्स बोलता है कि शुक्रिया तुमने हकारी को प्रोटेक्ट करा। और वो कहती है कि ये तो मुझे करना ही था। और वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा मत करना आगे से कभी, तुम अपने आप को रिस्क में मत डालना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरे लिए तुम सभी गर्लफ्रेंड मेरी बराबर हो, मैं तुम सबसे इक्वली बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम लोगों में भेदभाव नहीं करता। तभी कारानी को याद आता है आखिरकार शिजुका कहाँ है, और वो बोलती है हाँ हमने तो शिजुका को देखा ही नहीं, वो वर्लपूल से। और तभी रेंतारो बोलता क्या वो वर्लपूल में फंस गई, उस पर तो स्विम करना भी नहीं आता। और वो तुरंत भागता हुआ शिजुका को देखने चला जाता है। वहां पर भीड़ में शिजुका हेल्प का इंतजार कर रही है। तभी वो उसकी आवाज सुनती है रेंतारो की, शिजुका कहाँ हो तुम, शिजुका कहाँ हो तुम। मतलब वो चीखता रहता है, उसके सामने ही होती है पर उसे दिखती नहीं है, शायद वो ज्यादा दूर होती है। अब उसके फोन में बैटरी भी नहीं है तो वो फोन से तो नहीं कह सकती, और वो सोचती है मुझे अपनी ही वॉइस में चीखना होगा। और वो ये भी सोचती है मेरी आवाज तो जाएगी भी नहीं रेंतारो तक, मेरी वॉइस काफी ज्यादा कम है।
लेकिन वो चीखता रहता है, शिजुका कहाँ हो तुम, शिजुका कहाँ हो तुम। और वो फाइनली अपनी वॉइस में बोलती है, हे। उसकी वॉइस बहुत क्वाइट होती है, लेकिन कैसे ही रेंतारो के कानों तक पहुंच जाती है और वो तुरंत शिजुका को देख लेता है और वो शिजुका को बचाने चला जाता है और उसको अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। शिजुका काफी ज्यादा शाय हो रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से उसे पब्लिकली किस कर देती है। जिसके बाद रेंतारो बोलता है, तुम्हें पता है ना हम पब्लिक में हैं, और वो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। रेंतारो अब शिजुका को लेकर आ जाता है और रेंतारो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। और वो काराने से बोलता है, आओ चलो चलते हैं, तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है ना, इतने तुम तीनों कैरी ऑन करो। और वो उसके साथ चली जाती है। हम देखते हैं वो लोग ड्रिंक पी रहे होते हैं। रेंतारो काराने से बोलता है, जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि तुम नानो और हकारी की चेस्ट को देखे जा रही थी। वो कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रेंतारो काराने का कंसर्न समझ जाता है कि वो अपने आप को कंपेयर कर रही है हकारी और नानो से। रेंतारो उसे समझाता है, मैं समझता हूँ जब तुम स्विम सूट चेंज कर रही होगी तो तुमने अपने आप को कंपेयर कर लिया होगा हकारी और नानो से, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वो लोग एक्सेप्शनल है हमारी एज के अराउंड, पर तुम एकदम परफेक्ट हो हमारी एज के अकॉर्डिंग, तो अपने आप को ऐसे कंपेयर मत करो, मेरे लिए तुम ऐसे ही सबसे ज्यादा क्यूट हो। वो कहती है, नहीं नहीं मुझे ठंड लगी है। जिस पर वो कहता है, फिर तुमने ये लेमन सोडा ऑर्डर क्यों करा, ये भी तो काफी ठंडा है। और वहीं पर उसका भांडा फूट जाता है। रेंतारो बोलता है, बहुत हुआ, चलो अपनी फीट पकड़े हो जाओ। और वो खड़ी हो जाती है और वो भी खड़ा होकर उसका रोब उतार देता है और वो स्विम सूट में होती है। और कारा ने उसमें चाटे बजाने लग जाती है कि तुम तो एक नंबर के परवर्ड हो। और वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही हो। और ये सुनते ही वो शर्माने लग जाती है, पीछे को हट जाती है और बोलती है, ये सब तुम क्या कह रहे हो। और रेंतारो उसके आगे आता है और उसे हक कर लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुम फील कर सकती हो मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट चल रही है। मैं तुम्हारी हार्ट बीट फील कर सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। तो तुम समझती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग रखता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बॉडी कैसी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम एकदम परफेक्ट हो और तुम यूनिकली वंडरफुल हो। जिसके बाद वो हट जाते हैं और रेंतारो ने अपनी बाकी तीनों गर्लफ्रेंड को तो किस कर लिया, पर अब काराने बची है, इसलिए वो मौका देखता है और वो काराने को भी किस कर लेता है। जिसके बाद काराने और रेंतारो भी उन लोगों को ज्वाइन करने चले जाते हैं और रेंतारो बोलता है, अब फाइनली हम डेट शुरू कर सकते हैं। और रेंतारो उन सभी के साथ फोटोज वगैरह खींचता है और कुछ राइड्स पर भी जाता है और ड्रिंक वगैरह भी पीता है एक साथ। मतलब उन लोगों की डेट एकदम सक्सेसफुल चल रही है और आज के लिए काफी ज्यादा मजे ले लिए रेंतारो ने। रेंतारो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रहा है, उसे खींच कर ले जा रही हैं और तभी उसकी नज़र एक लड़की से मिलती है और उसे देखते ही उन दोनों के करंट का फील हो जाता है, वही सोलमेट वाला करंट जो अभी तक फील हो रहा था। लेकिन उसकी बाकी गर्लफ्रेंड उसे वहाँ से भगा कर ले जाती है और वो सोचता है क्या ये मेरी सोलमेट थी। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट थी और रेंतारो को तो लग ही गया ये उसकी सोलमेट है, तो वो कौन सा शांत बैठने वाला है। तो वो बाद में केमिस्ट्री लैब में आता है उसे देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो केमिस्ट्री लैब में एंटर करता है तो उसे कहीं भी दिखती नहीं है। वो उसे देखने लग जाता है। उसकी जगह वहाँ पर एक कोई और क्यूट सी लड़की होती है जिसका नाम कुसुरी है और कुसुरी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, उसका नाम पूछती है। वो कहता है मेरा नाम रेंतारो आइजो है और वो अपना नाम भी बताती है और उससे बोलती है तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत वेलकम है। और वो उसे तुरंत एक टी देती है बीकर में और उसे कहती है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें मेरी ये टी पीने को मिल रही है, ये मैंने अभी अभी डेवलप करी है। यानी कि वो केमिकल से टी बनाई हुई होती है। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन वो उसका कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती और उसे मजबूरन वो टी देती है और वो फाइनली राजी हो जाता है उस टी को पीने के लिए। वो उसकी एक ही घूंट मारता है, तभी वो उसके पास आती है वापस से और एक केमिकल रिएक्शन बताती है कि ये देखो ये मैंने मैग्नेट का केमिकल रिएक्शन बनाया है, इससे पीने से तुम पूरी तरह से मैग्नेट बन जाओगे। और फिर वो उसे मैग्नेट का कॉन्सेप्ट समझाती है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मुझे इसे पीना भी नहीं है। जैसे वो कहती है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है ये टेस्ट करने का कि ये काम करता है या नहीं। जिसके बाद वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताती है और उसे राजी कर लेती है और उसे वो फॉर्मूला पिला देती है। और वो देखता है उसके आसपास थोड़ा बहुत लोहा उससे चिपक रहा होता है और वो कहता है हाँ ये तो सच में काम कर गया, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। वो कहती है देखा ये मेरी इन्वेंशन है, मुझे अपनी इन्वेंशन पे पूरी तरह से यकीन है। लेकिन सभी वो बोलती है लेकिन मैं तो एक चीज बताना भूल गई तुम्हें 3 दिन और 3 रातों तक बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन होने वाली है, इसलिए रेडी रहना। और तभी वो एक और फॉर्मूला निकालती है और वो बोलती है ये देखो मेरे पास उसके अपोजिट फॉर्मूला है और इसे अगर मैं पी लूंगी तो देखो क्या होगा। और वो उसे पी लेती है तुरंत और वो उससे चिपक जाती है बिल्कुल मैग्नेट के अपोजिट पोल की तरह। उससे कहती है देखा कितना अच्छा अपोजिट अट्रैक्शन है। यानी कि वो लड़की बिल्कुल फिदा है उसके चक्कर में, पता नहीं क्यों। उसके साथ तो रेंतारो को वो सोलमेट वाला करंट भी नहीं लगा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और वो ये भी बताती है इस मैग्नेट का असर सिर्फ 10 मिनट के है, 10 मिनट में मैग्नेट का असर खत्म हो जाएगा। तब जाके वो थोड़ा शुक्र मनाता है वरना वो सोचता पता नहीं ये कब तक रहेगा मैग्नेट का असर। लेकिन वो कहती है मुझे सुसु आ रहा है और वो कहता है क्या क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। पर फिर वो कहती है लेकिन उस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने डायपर पहन रखा है। और वो वही डायपर में हल्की हो जाती है और फाइनली उनकी मैग्नेट का असर भी खत्म हो जाता है और कुसुरी उसे अपनी नई नई चीजें दिखाने लग जाती है। उसे बोलती है देखो मैं कितनी सारी वंडरफुल चीजें बनाती हूँ। उसे देखता रहता है और उसे वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ सोलमेट को ढूंढने आया था,
ये मुझे इतनी प्यारी क्यों लग रही है, मुझे क्या हो रहा है। कुसुरी बोलती है क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। और वो बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता। वो उसे कहती है जो तुमने यहाँ आकर ग्रीक टीवी थी उसमें मैंने लव पोशन मिला दिया था, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। और वो उसे आई लव यू बोलने लग जाती है, और वो सोचती है कि अब ये लव पोशन के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकता मुझे। लेकिन वो दूसरी तरफ उल्टी करने लग जाता है, और वो कहती है क्या तुम मुझसे इतना हेट करते हो क्या, तो तुम उल्टी कर रहे हो, मैं तुमसे अपना प्यार इजहार कर रही हूँ। और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए उल्टी कर रहा हूँ ताकि मैं होशो हवास में तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकूँ। और हम देखते हैं उस पर कुछ अलग ही असर होने लग जाता है, उसकी बॉडी उस लव पोशन को रिजेक्ट करने लग जाती है, वो कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा हिलने लग जाता है। वो कहती है ये क्या हो रहा है, लगता है इसे वो पोशन नहीं झेल पा रहा, वो इसकी बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और तभी वो एक न्यूट्रलाइजर लाती है और वो उसे देती है कि लो इसे पी लो। लेकिन एंटारो की बॉडी उसके कंट्रोल से में नहीं होती, वो उल्टा सीधा घूमता रहता है। तब वो सोचती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो उस न्यूट्रलाइजर को खुद पीती है और उसको माउथ टू माउथ देती है, मतलब वो उसके मुंह में मुंह रख के उसे पिला देती है, जिसके बाद फाइनली इसकी बॉडी शांत होती है। फिर थोड़ी देर बाद कुसुरी बोलती है फाइनली तुम्हारा असर खत्म हो गया, लेकिन अब लव पोशन के इफेक्ट भी चला गया होगा, तो अब मैं क्या करूंगी। और वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे अब भी तुम इतनी ज्यादा क्यूट क्यों लग रही हो। और इस बात वो थोड़ी रिएक्ट करती है और लाल हो जाता है उसका फेस बिल्कुल, और वो नीचे झुककर बोलती है प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी हम देखते हैं उसका फेस चेंज होने लग जाता है, उसकी बॉडी भी चेंज होने लग जाती है, उसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा हॉट हो जाती है। वो लड़की वही होती है जिसे हमने शुरू में देखा था, और वो किसी तरह से बदल गई थी। जिसके बाद वो बताती है कि मैंने न्यूट्रलाइजर पी लिया था ना, तो शायद मेरे भी मुंह में कुछ चला गया होगा वो न्यूट्रलाइजर, इसे मेरी दवाई का असर भी खत्म हो गया। और वो उसे बताती है मैंने इमोर्टल होने की फेल्ड दवाई बनाई थी, उसकी वजह से मैं छोटी सी दिखती हूँ। असल में मेरा रूप यही है, मेरा नाम कुसुरी है और मैं 3rd ईयर में हूँ। रेंदारो क्या तुम मेरी सीनियर हो। और रेंदारो तो है ही कमीना ठरकी, उसकी बॉडी देखकर तुरंत ही राजी हो जाता है कि मैं तुम्हें डेट करूंगा, और वो उसके साथ गले लग जाते हैं क्योंकि उसकी अब वो गर्लफ्रेंड बन गई है। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छत पर वो सारी स्टोरी अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को बताता है और उससे कहता है कि इसे भी एक्सेप्ट कर लो, मतलब परमिशन मांग रहा होता है, और वहाँ पर वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ऑब्वियसली उनके सामने कोई और चॉइस नहीं है। कुसुरी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है, उन्हें बता दिया कि मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं केमिस्ट्री लैब में काम करती हूँ, और मुझे केमिकल्स वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं इसलिए नए नए फॉर्मूलाज बनाती रहती हूँ। और रेंतारो उन सबको बताता है असल में ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ये फेल्ड इमोर्टल ड्रग की वजह से इस तरह से है, मतलब छोटी है लेकिन इसे ऐसे ही रहना पसंद है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद उन सबसे बोलती है कि मैं तुम सबके लिए कुछ फॉर्मूलाज लाई हूँ जो तुम्हें कुछ ना कुछ करने में मदद कर सकता है। और कारण को थोड़ा चलाने लग जाते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए बिग बिग मेडिसिन लाई हूँ। वो बोलती है ये क्या होती है, और तभी बोलती है ये 2:5 मेडिसिन है। वो बोलती है ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं हूँ, आखिर तुम्हारा सोर्स क्या है मुझ पर रिसर्च करने का। और वो उसे बताती है सोर्स मेरा रेंतारो है, और वो रेंतारो को मारने लग जाते हैं कारानी। तभी वो पीछे से बोलती है एक्चुअली रेंतारो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो ये वो, और तभी वो उसके गले लग कर रोती है कि I'm sorry मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और रेंतारो बोलता है कोई बात नहीं मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है। फिर उसने हकारी को एक फॉर्मूला देती है, उससे बोलती है कि ये सेक्सी बनाने के लिए फॉर्मूला है, तुम इससे और भी ज्यादा सेक्सी हो सकती हो। और वो सोचती है क्या अगर मैं इससे और भी ज्यादा सेक्सी हो जाऊंगी तो हो सकता है रेंतारो मेरे पास और ज्यादा आ जाए। और वो इस वजह से उस फॉर्मूले को बिना कुछ सोचे समझे पी लेती है। और हम देखते हैं जैसे वो फॉर्मूला पी लेती है तो उसको काफी ज्यादा स्वेटिंग आने लग जाती है, और उसके स्वेटिंग से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गलत पोजीशन में आ जाती है। और कुसुरी से यही बताती है कि इससे बॉडी काफी ज्यादा स्वेट करने लग जाती है और जैसे कपड़े भी पिघल जाते हैं, और इसी तरह से तुम और भी ज्यादा सेक्सियर बन जाती हो। तभी अंदर उसे एक ड्रेस देता है कि ये मेरी फिजिकल की ड्रेस है, इसे मैं पहन नहीं रहा हूँ, तुम इसे पहन सकती हो। और हकारी उसे पहन लेती है। फिर वो सोचती है कहीं ये पसीने से फिर से ना पिघल जाए ड्रेस। और कुसुरी बोलते नहीं इसकी टेंशन मत लो, सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है। और कुसुरी एक फॉर्मूला फिर शिजुका को भी देती है, उससे बोलती है ये बन फैंटेसी मेडिसिन है, इसे पीकर तुम्हारे बनी जैसे कान निकल जाएंगे और तुम और भी ज्यादा क्यूट लगने लगोगी। और वो उसे पी लेती है और उसके कान निकल जाते हैं बनी जैसे, और रेंतारो इतना ज्यादा खुश होता है और बोलता है ये तो पीक क्यूटनेस है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। और उसके जाकर कान पकड़ने लग जाता है, पर वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और कुसुरी नानो को भी एक फॉर्मूला देती है जिससे वो अपने हेयर से कंट्रोल कर सकती है और अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकती है। और हम देखते हैं उसके हेयर ऐसे ही लहरा रहे होते हैं, और वो अपने हेयर से रेंतारो को पकड़ती है और उसे किस कर लेती है और बोलती है कि मुझे ये अच्छा लगा फॉर्मूला। और रेंतारो भी बोलता है हाँ मुझे भी अच्छा लगा ये फॉर्मूला। रेंतारो को उसके बाल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वो कहती है कि मेरे पास और भी इसकी पोशन है, तुम चाहे तो ले सकती हो, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ कि जब तुम दोबारा लोगे बार बार तो तुम गंजी भी हो सकती हो इसे बार बार लेकर। और वो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंतारो मुझसे तब भी प्यार करेगा। रेंतारो बोलता है तुम चाहे मोटी हो जाओ या गंजी हो या कुछ भी हो जाओ, मुझे तुमसे उतना ही प्यार रहेगा, लेकिन तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं, मुझे इनसे भी बहुत प्यार है। जैसे वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यानी वो अपने बाल रखने के लिए रेडी है।
जिसके बाद वो सब बैठ जाते हैं लंच करने के लिए और कारा ने कसूरी से बात करी होती है और कसूरी बताती है मुझे केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं किसी दिन किसी रिसर्च टीम का पार्ट बनकर एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल केमिस्ट्री फार्मूला बनाऊंगी जिससे कि मैं अच्छी खासी फेमस भी हो जाऊंगी, ये तो मेरा सपना है। लेकिन ये सब बात करते हुए वो तुरंत रुक जाती है। रेंतारो पूछता है क्या हुआ और वो बोलती है मुझे सुसु आ रही है लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास डायपर है। और वो बोलते हैं नहीं 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 तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए और फिर वो वॉशरूम के लिए उन्हें भेज देते हैं और तभी वो जाते हुए कहती है कि मैं जो चाय लाई थी तुम्हारे लिए वो ध्यान से करना, मतलब रेंतारो के लिए अलग है और हम लड़कियों के लिए अलग है, मतलब लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग चाय है। और वो उस वक्त सुसु भी रोक रही होती है और वो थोड़ी जल्दी में उससे बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ जाओ और फिर वो भागती भी जाती है और कहती है तुम जैसे ही चाय को देखोगे तुम अपने आप फर्क पता चल जाएगा। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। हकारी चाय करने के लिए उसकी चाय को देखती है और देखती है एक बड़ा सा थर्मस है एक छोटा सा है, तो छोटा सा तो ऑब्वियसली एक लड़के के लिए यानी कि रेंतारो के लिए होगा और वो लड़कियां 5 हैं तो वो बड़ा वाला लड़कियों के लिए होगा और वो उसी तरह से बड़े थर्मस में सबके लिए चाय कर देती है और छोटे में रेंतारो को देती है। जिसके बाद कुसूरी वहां पर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और वो सब कुकीज और चाय पीने लग जाते हैं और हम देखते हैं कुसूरी तभी देखती है कि ये चाय तो गलत है, तुमने ये गलत चाय कर दी। तभी वो सबसे कहती है रुक जाओ सभी इस चाय को फेंक दो, सभी इस चाय को फेंक दो। रेंतारो बोलता है लेकिन हुआ क्या है, वो सोचती है कि वो बड़ा वाला जो थर्मस था वो तो मैं रेंतारो के लिए लाई थी और जो छोटा था वो लड़कियों के लिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो सबको बता दिया वो जो थर्मस था उसमें किस करने के लिए मेडिसिन थी जिससे कि काफी ज्यादा अर्ज होती रेंतारो को मुझे किस करने की, क्योंकि मुझे रेंतारो को किस करना था। और रेंतारो बोलता है मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है तुम्हें किस करने के लिए। वो गलती सच में और वो उसको किस करने के लिए चलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से कारा ने ज़ॉम्बी की तरह पीछे से आ जाती है और उसे उठाकर वहां से फेंक देती है और हम देखते हैं बाकी सब लड़कियों को भी उस मेडिसिन का यानी कि उस चाय का इफेक्ट हो रहा होता है। वो कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रही होती है और रेंतारो उन सबके बीच में फंस गया है। तभी कुसूरी भी होती है जल्दी वहां से भागो रेंतारो, और उसके पीछे हकारी जंप करती है, वो फ्लोर भी तोड़ देती है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। कुसूरी उसे बताती है ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, इसे अगर लड़के पिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनके लिए तो फिजिकल टच ही किस होता है, लेकिन लड़की के लिए इंटीमेसी इमोशनल टच बहुत कुछ एडिशन करके किस होती है। तो इस वजह से अब इन लड़कियों के सिर पर सिर्फ तुम्हें किस करने का सवाल है, मतलब जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और ये इमोशनल प्लेजर चाहती हैं, इसलिए तुम्हें इनसे भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो ये हमेशा तुम्हें किस करती रहेंगी और इनका मन कभी नहीं भरेगा और ये अपनी पर्सनैलिटी खो देंगी। जिसके बाद वो चारों ज़ॉम्बी सी बनकर उसके पीछे भागने लग जाती हैं। कुसूरी बोलती है हमें जल्द से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइजर देना होगा ताकि इनका असर खत्म हो जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वरना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो चारों रेंतारो के ऊपर कूद जाती हैं किस करने के लिए। कुसूरी रेंतारो को लेकर भागती है, वो चारों उसके पीछे बड़े हुई हैं किस करने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो दोनों छत से गेट लगाकर भाग जाते हैं और वो चारों गेट पर चिपक कर किस 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 करती रहती हैं। और कुसूरी बोलती है कि मैं यहाँ पर चार न्यूट्रलाइजर नहीं बना सकती, मुझे लैब में जाना पड़ेगा। और वो उससे बोलता है ठीक है जल्दी लैब में चलो। और वो उन चारों से बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम सबको वापस से पहले की तरह बना कर रहूंगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी चली जाएगी अगर इन्होंने इसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइजर इन्हें नहीं पिलाया। वो दोनों भागने लग जाते हैं नीचे को और देखते हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से वो चारों सामने से आ जाती हैं। वो पता नहीं कैसे आती है, उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी मिली हैं उनके साइड इफेक्ट के तौर पर, इसलिए शायद वो कहीं से जंप वगैरह करके आ गई हैं। लेकिन तभी कुसूरी एक और मेडिसिन निकालती है और बोलती है ये फेस का शेप बदलने के लिए दवा है, अगर तुम्हारा फेस का शेप बदल गया तो सही होगा। और वो बोलता है क्या तुम ये क्या कह रही हो, और वो वहां से भागने लग जाता है दूसरी तरफ। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाती है और हम देखते हैं वो फेस चेंज करने की दवाई गलती से प्रिंसिपल के चेहरे पर चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या, अब मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा, जैसे कि वो मॉन्स्टर हो इंसान ना हो। और वो ऐसी बोल रही होती है और कह रही है मेरी फाउंडेशन ने मुझे बचा लिया। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वो चारों उसके पीछे पड़ी हुई होती हैं। लेकिन तब भी ऐसी सिचुएशन में भी नानो को एक आइडिया आता है और वो सबको स्प्लिट अप होने के लिए बोल देती है। फिर हम देखते हैं रेंतारो सोचता है कि ये सब कहाँ चली गई और वो समझ जाता है ये स्प्लिट अप हो रही है और ये हमें आगे से जाकर पकड़ लेंगी। और वो सोचता है कि वैसे ये सब तो मुझे किस करना चाहती है ना, कुसूरी को थोड़ी ना। और वो कुसूरी से बोलता है हम भी स्प्लिट अप हो जाते हैं, तुम लैब में चले आओ। और वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और रेंतारो के पीछे शिजुका पड़ी हुई होती है और वो उसके पीछे भाग रही होती है। और वो सोचता है कि मैं इसको तो आसानी से पीछे कर ही दूंगा, इसमें कितनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई हो, पर फिर भी ये काफी स्लो है, ठीक है मैं बचा लूंगा इसको। और जब वो उसके पीछे भाग रही होती है वो अचानक से गिर जाती है। पहले तो वो सोचता है मैं इसे पकड़ने नहीं दूंगा उसको, लेकिन उसको गिरता हुआ देखती तुरंत उसके पास आता है कि तुम्हें चोट लग गई और वो उसे उठाकर नर्स के ऑफिस ले जाता है, लेकिन वहां पर नर्स नहीं होती है। फिर वो खुद ही उसको पट्टी कर देता है और पट्टी करते ही वो किस 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 करती जाती है और वो उसे बेड पर लिटाल लेती है और बेड पर लिटालने के बाद वो उसे फाइनली किस कर देती है।
और इस टाइम ये डिफरेंस होता है कि वो किस करना छोड़ती ही नहीं है, वो किस करती ही रहती है, किस करती ही रहती है। ऐसा लगता है कि किससे भी ज्यादा कुछ हो जाएगा। वो सोचता है रेंतारो कि ये क्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में शिजुका की पर्सनैलिटी आती है, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल करता है और वो उसे रोक देता है। जिसके बाद उसे वो एक हैंगर पर लटका देता है और वहां से चला जाता है। और जब वो वहां से निकल कर भागने लग जाता है, वो जाता है केमिस्ट्री लैब की तरफ, तभी उसके सामने हकारी और काराने आ जाती हैं और वो उसे पकड़ने लग जाती है। लेकिन वो फिर उनसे भागने लग जाता है और वो दोनों कुछ प्लान बनाती हैं किस किस करके। वो बस किस किस ही बोलती रहती है, मतलब उनसे कुछ और बोला ही नहीं जा रहा है इस वक्त। और कारा ने हकारी को पकड़कर उसकी तरफ फेंकती है और इसी वजह से वो गिर जाता है और उन दोनों की पकड़ में वो आ जाता है और वो दोनों एक एक करके किस करने लग जाती हैं उसको। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर लड़ने लग जाते हैं कि मैं किस करूं। वो सिर्फ किस वर्ड बोलती हैं और कोई वर्ड नहीं बोलती और इसी वजह से वो लड़ने लग जाती हैं। रेंतारो सोचता है इनकी पर्सनैलिटी अभी भी थोड़ी बहुत वैसी है, ये सब के बाद भी एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों को 21 कराऊं, और वो उन दोनों को 21 करा देता है। और वो पहले तो सोचती है क्या हुआ, तभी रेंतारो बोलता है कि इन दोनों पहले भी तो किस करा और ये दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, तो ये भी बहुत क्लोज हैं, तो ये भी प्यार करने वाली हुई एक दूसरे को। और वो दोनों लग जाती हैं आपस में, वो किस करने लग जाती हैं। रेंतारो तो पहले थोड़ी देर देखता रहता है उन्हें, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मुझे लैब जाना है और वो तुरंत वहां से भागकर केमिस्ट्री लैब की तरफ जाता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहां पर नानो खड़ी हुई होती है। वो तुरंत गेट लगा लेता है और सोचता है ये क्या हुआ, नानो यहाँ पर क्या कर रही है। और वहां पर वो एक छुपने की जगह देखता है और छुप जाता है। नानो बाहर आती है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखता। नानो भी वही वर्ड बोलती रहती है, बस किस किस। उनपे वो मेडिसिन का असर ही ऐसा है कि उन्हें किस के अलावा सूझ ही नहीं रहा है। रेंतारो उसे छुपकर देख रहा है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है, कुसूरी कहाँ है। और तभी हम देखते हैं कुसूरी भी उसके साथ ही छुपी हुई होती है। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ और वो ये बोलता है अब तो मेरी सारी होप खत्म हो गई, अब ये लोग कैसे ठीक होंगे। रेंतारो कुसूरी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है मैं केमिस्ट्री लैब में आ रही थी, लेकिन तभी नानो ने मुझे देख लिया और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर छुप गई। रेंतारो सोचता आखिरकार नानो तुम्हारे पीछे क्यों दौड़ रही थी, उसे तो मेरे पीछे बढ़ना चाहिए ना, उसे मेरी किस चाहिए। और तभी उसे समझ में आता है कि अभी भी इसकी इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत बची है, ये जानती है कि तुम मेरी टीम में कुसूरी, इसलिए ये तुम्हारे पास आ गई ताकि मैं इसे मिल जाऊं। फिर कुसूरी उसे एक आइडिया देती है, तुम एक काम करो रेंतारो, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हारे पीछे भागेगी, फिर मैं लैब में घुसकर वो न्यूट्रलाइजर बना लूंगी। रेंतारो बोलता है मैंने ये आइडिया सोचा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से भागकर जाऊंगा और वो मेरे पीछे ना भागकर यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ ले फिर तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर कुसूरी रोने लग जाती है। वो कहती है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बिल्कुल गलत चीजें बनाती हूँ जिसकी वजह से सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझे केमिस्ट्री लैब के सभी मेंबर छोड़ के चले गए क्योंकि मुझे ये सब मेडिसिन वगैरह से, केमिकल फॉर्मूला से वगैरह से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन इस बार बात अलग है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे हेट करो। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सब फॉर्मूलाज वगैरह नहीं बनाऊंगी। और इसी बीच उसे याद आता है कि उसके पास एक न्यूट्रलाइजर है और वो निकालती है। रेंतारो सोचता है चलो ठीक है, पहले हमें 4 चाहिए थी लेकिन अभी एक ही बहुत है, हम ये न्यूट्रलाइजर नाना को पिला देंगे और आराम से लैब में घुसकर और न्यूट्रलाइजर बना लेंगे। लेकिन कुसूरी के दिमाग में कुछ और ही होता है, वो खुद ही पूरा न्यूट्रलाइजर पी जाती है और वो सोचता है कि ये क्या हुआ, तुमने खुद क्यों पिया, हमें तो ये नाना को पिलाना था। तब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, बड़े वाले फॉर्म में, और बोलती है कि मुझे लगा था कि इस फॉर्म में उसने मुझे देखा नहीं है तो वो मुझे पहचानेगी नहीं, तो न्यूट्रलाइजर का असर खत्म होने से पहले मुझे वहां पर जाना चाहिए। और वो अपनी बड़ी फॉर्म में वहां से निकलती है और सोचती है कि वो नानो को बांध देगी। और हम देखते हैं नानो पहले तो उसे देखती है कि ये कौन है और फिर वो बोलती है अनकिसेबल, मतलब वो उसे पहचानती नहीं है शुरू में। और कुसूरी उसे पीछे से बांधने के लिए आती है, तभी वो पीछे देख लेती है और कुसूरी से बोलती है कुसूरी तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, यानी कि वो भांडा फोड़ देती है, जिसके बाद नानो उसे उल्टा बांध देती है। और रेंतारो सोचता है ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। फिर वो तुरंत वहां से निकलता है और भागता है और नानो उसे नोटिस करके उसके पीछे भागने लग जाती है, मतलब उसे ठीक से बांधती भी नहीं है कुसूरी को। और हम देखते हैं वो सीधा भागता रहता है बिना किसी टेंशन के और वो सोचता है कि मुझे भी अपने लिमिटर्स तोड़ने पड़ेंगे अगर इनके लिमिटर्स टूट गए हैं। और वो सामने किसी रूम में एंटर कर जाता है और वहां पर शांति से बैठता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नानो उसका हैंडल खोलने लग जाती है और नानो थोड़ा दम लगाकर उस हैंडल को ही तोड़ देती है और वो अपना मुंह आगे करके बोलती है किस किस किस। और रेंतारो काफी ज्यादा शौक में हो जाता है और वो वहां से आगे भागता है, जिसके बाद वो गेट खोलकर रेंतारो की तरफ जाती है। रेंतारो वहीं पर पड़ा होता है और नानो रेंतारो को अपने कब्जे में ले लेती है फाइनली और उसको किस करने लग जाती है। और उन दोनों की किस काफी देर तक चलती है, ऐसा लगता है कि अब तो उन दोनों के बीच कुछ और भी होने वाला है। लेकिन तभी वहां पर कहीं से कुसूरी आ जाती है और उसे तुरंत न्यूट्रलाइजर पिला देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुसूरी कहती है अब जब ये होश में आएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रेंतारो बोलता है शुक्र है मेरा प्लान कामयाब हो गया, मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गया ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम ले सकूं, तुम वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ
और तुम मेडिसिन बना सको। और कुसूरी बोलती है क्या, मुझे तो लगा था शायद तुमने मुझे खोला है, अब मुझे समझ आया मैं वापस से छोटी हो गई, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रैनतारो बोलता कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से बाकी सबको भी मेडिसिन दे देते हैं। और हम देखते हैं सभी लड़कियों को उन्होंने मेडिसिन दे दिया और वो नर्स के ऑफिस में है। और हम देखते हैं एक एक कर वो सभी उठ जाती हैं। नानो और शिजुका रैनतारो को सॉरी बोल रहे होते हैं जो भी उन्होंने करा होता है, मतलब उन्हें याद तो होता है। और हकारी उठती है और वो भी सॉरी बोलने वाली है, लेकिन तभी उसे याद आता वो तो कानाने को किस कर रही थी और वो शर्म के बारे में बोलती थी मुझे याद नहीं है कुछ भी, मतलब भूल के मैंने जो भी करा। और वो काराने से बोलती है तुम्हें भी याद नहीं है ना, है ना? और काराने बोलती है नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल याद है। और जब काराने भी याद करती कि वो दोनों आपस में किस कर रहे थे, तभी वो बोलती है नहीं 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 मुझे भी याद नहीं है। रैनतारो बोलता है चलो एक सीक्रेट की वजह से ये दोनों क्लोज तो आ रहे हैं और ये सब अब ठीक हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर कुसूरी काफी ज्यादा रो रही होती है, वो बोलती है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ करना। और वो ये भी बोलती है तुम लोग मेरी ही वजह से ज़ॉम्बीज़ बने, उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो सब थोड़े शांत हो रहे होते हैं कि ये रो क्यों रही है। और रैनतारो बोलता है ये सब सच है, ये सब तुम्हारे फॉर्मूले की वजह से ही ज़ॉम्बीज़ बने थे, किस ज़ॉम्बीज़, लेकिन ये भी सच है कि ये सब तुम्हारे फॉर्मूले की वजह से ही ठीक हुए हैं। और वो कहता है कि कुछ भी हो रहा हो मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिससे प्यार करती हो वो चीज़ करो, और तुम फॉर्मूलाज वगैरह रिसर्च वगैरह इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, और ये एक पार्ट की तुम अपने पैशन से बहुत प्यार करती हो, मुझे तुम में बहुत पसंद है। जिसके बाद कुसूरी रोते हुए उसकी तरफ भागती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं केमिस्ट्री से और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो उसको किस कर लेती है। हकारी अपनी माँ से कुछ बात कर रही है और हकारी की माँ काफी गुस्से में उसे कुछ बोल रही है और हकारी आराम से उनकी बातें सुन रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और वो सभी लोग रैनतारो के साथ किसी पार्क में आए हुए होते हैं जिसमें काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं और कुसूरी बहुत ही ज्यादा खुश है और बाकी सब भी खुश हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हकारी यहाँ पर लेकर आई है। रैनतारो उसे थैंक यू बोलता है उसे वहाँ लाने के लिए। हकारी बोलती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती थी। तभी वहाँ पर माइक में एक अनाउंसमेंट होती है कि एक कंपटीशन टाइप हो रहा है जहाँ पर एक बुके फेंका जाएगा फूलों का और उसे जो भी पकड़ेगा उसे वेडिंग ड्रेस में बहुत सारे फूल देकर उसके लव्ड वन के साथ फोटो शूट करा जाएगा। रैनतारो बोलता है हम इसमें पार्ट लेने वाले हैं और वो सभी लड़कियां भी फायर अप हो जाते हैं कि हाँ हमें भी पार्ट लेना है, हमें भी वेडिंग ड्रेस में रैनतारो के साथ फोटो लेनी है। लेकिन तभी हकारी सोचती है मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने लव्ड वन के साथ ये कंपटीशन जीतकर वेडिंग ड्रेस में फोटो लूँ। फिर वो लोग उसमें हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गैंग सी दिखती है और वो बड़े चीख रहे हैं हमें बुक किसी भी कीमत पर लेना है, ठीक है समझे ना तुम। और वहाँ पर वो बोलते हैं हाँ ठीक है कैप्टन। और हमें पता चलता है वो कोई गोरिल्ला सिंडिकेट है। रैनतारो ने देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि ये तो काफी हट्टे कट्टे हैं, हमें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। हकारी बोलती है कि मुझे लगता है अभी के लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। एक बार हम में से जिसने भी बुके ले लिया तो हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि हम में से कौन रैनतारो के साथ फोटो शूट करेगा। और वो गोरिल्ला के नारे लगाते रहते हैं गोरिल्ला सिंडिकेट हम जीतेंगे हम जीतेंगे। रैनतारो बोलता है मुझे इन्हें देखकर थोड़ा डर सा लग रहा है। और वो कहता है शिजुका मुझे लगता है तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और शिजुका बोलती है ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर वो कुसूरी को देखता है लेकिन कुसूरी बोलती है कोई नहीं मेरे पास ये न्यूट्रलाइजर है और वो उसे पीकर वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए वो इसमें हिस्सा लेने वाली है। हम देखते हैं कुसूरी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और अब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो काफी बड़ी हो चुकी है। रैनतारो गोरिल्ला सिंडिकेट के फ्लैग्स देखकर कुछ आइडिया लगाता है और वो टॉवल पर लिख देता है रैनतारो फैमिली और उसे शिजुका को चीयर करने के लिए दे देता है। शिजुका रैनतारो फैमिली चीयर करती रहती है और वहीं वो गोरिल्ला गैंग वाले देखते हैं उसे ये कितनी क्यूट क्रीचर है। और फाइनली थोड़ी देर में वहाँ पर जो होस्ट होता है वो बोलता है अब हम कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने वाले हैं और हम बुलाते हैं यहाँ पर सुपर एथलेटिक बाबा आन को जो कि ये बोके फेंकने वाली है। और हम देखते हैं वो बाबा आन कोई और नहीं वाइस प्रिंसिपल होती है। और रैनतारो बोलता मुझे पता था ये जरूर एक एक्स एथलीट है। फिर वो वाइस प्रिंसिपल उस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने के लिए अपनी एथलेटिक एबिलिटीज यूज करके उस बुके को फेंकती है जो कि काफी ज्यादा ऊपर जाता है और वो सभी लोग उस बुके को पकड़ने के लिए भागने लग जाते हैं। वहीं भागते भागते एक नई चीज शुरू होती है, वो गोरिल्ला गैंग आपस में थोड़ा लड़ने लग जाती है। कॉम्पिटिशन के स्टार्ट में होस्ट ने बोला था कि किसी को भी वायलेंस नहीं करना, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर वो गोरिल्ला गैंग बोलते हैं कि हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और होस्ट भी कहता है हाँ ठीक है चलो ये ट्रेनिंग है। तो वही गोरिल्ला गैंग की कैप्टन अपने मेंबर्स को दूसरों के ऊपर फेंकती रहती है ट्रेनिंग के नाम पर और उनमें से एक मेंबर हकारी के ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन वहां पर काराने आकर उसे बचा लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ। और वो उस गोरिल्ला सिंडिकेट की कैप्टन से लड़ने लग जाती है और वो बाकी सबसे बोलती है कि तुम सब यहाँ से जाओ जल्दी उसे पकड़ो। लेकिन वो कैप्टन अपने मेंबर्स को कुछ ऑर्डर देती कि जल्दी से वो करो। और हम देखते हैं वो किसी टाइप का हरिकेन सा बना देते हैं जिससे वो बुके और भी ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। लेकिन उस हरिकेन की वजह से वहीं पर हम देखते हैं कोई ऊपर से उड़कर आ रहा होता है और हमें पता चलता है वो कोई और नहीं शिजुका है। और शिजुका उड़ रही है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही हल्की है और वो टावल भी ले रखा है तो वो उसे पैराशूट की तरह उड़ रही है। रैनतारो काफी फिक्र करता है उसकी। तभी शिजुका के सामने वो भूखे आ जाता है उड़ता हुआ और वो सोचती है
ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और वो टावल को छोड़कर उस भूखे को पकड़ लेती है और उसे तब रियलाइज होता है वो नीचे गिर रही है, और वो नीचे गिर रही होती है। तभी नानो, कुसूरी और हकारी उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर गिरकर वहां से बाउंस बैक हो जाती और सिर के बल गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी रेंतारो उसे बचा लेता है। इसका मतलब रेंतारो फैमिली जीत चुकी है। अब उन्हें डिसाइड करना है कि उनमें से कौन उसके साथ फोटो लेगा रेंतारो के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं हकारी कुछ स्टिक्स लाती है और सोचती है कि अब मेरा प्लान शुरू होगा। मुझे पता था ऐसा ही सिनारियो होगा, इसलिए मैंने पहले ही सोच रखा था। इसमें से एक स्टिक है जिस पे रेड साइन है, उसे मैं उठा लूंगी और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। मैं रेंतारो के साथ वेडिंग ड्रेस में फोटो लूंगी। और वो फिर सोचती है मुझे पहली स्टिक नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं शक के दायरे में आ जाऊंगी। और वो सोचती है मैं पहले नानो को दे देती हूँ, वो एफिशिएंसी के नाम पर सबसे पास वाली स्टिक उठा लेगी, और वो ऐसा ही करती है। लेकिन नानो बोलती है कि हम सबको एक टाइम पे ही उठानी चाहिए, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। और उसका सारा प्लान वहीं फेल हो जाता और वो सभी एक साथ उठाते हैं। लेकिन तब भी हम देखते हैं हकारी जीत जाती है। हकारी पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मैं जीत गई, लेकिन वहां पर कुसूरी रो रही होती है बच्चों की तरह कि मुझे फोटो लेनी है, मुझे फोटो लेनी है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है। रेंतारो से चुप कर रहा होता है और हकारी भी उसे नोटिस करती है और सोचती है कि हाँ मुझे समझ आ गया, ये सब भी तो इससे बहुत प्यार करते हैं। और वो गिव अप कर लेती है और वो बोलती है कि कुसूरी तुम चाहो तो तुम फोटो ले सकती हो रेंतारो के साथ। उसकी ये बात सुनते ही कारण शॉक हो जाती है, क्या हकारी तुम्हें फीवर है ना, कुछ हुआ है क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं कुसूरी उसके पास जाकर बोलती है शुक्रिया, आई लव यू, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और उसे भी थोड़ी अकल आती है और वो बोलती है तुम ही फोटो ले लो रेंतारो के साथ, तुम जीती हो और मैं तुमसे और रेंतारो से दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम दोनों को साथ में देखते हुए। जिसके बाद हकारी बोलती है कि हमें सबको साथ में फोटो लेनी चाहिए और वो सब एग्री भी हो जाते हैं। और हम देखते हैं फाइनली रेंतारो और हकारी ने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और उनके बराबर में वो सब होती हैं और उनकी फोटो क्लिक हो जाती है। और हकारी और रेंतारो को छोड़कर सभी लड़कियां उस फोटो को देखने के लिए जाती हैं। और तभी रेंतारो से हकारी बोलती है ये मेरा हमेशा से सपना था, ये वेडिंग ड्रेस पहनना और अपने प्यार के साथ फोटो लेना। फाइनली तुम्हारी वजह से ही मेरा ये सपना पूरा हो गया है। और हकारी बोलती है क्या मैं एक सेल्फिश रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? वो बोलता है हाँ तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हकारी उससे कुछ अनएक्सपेक्टेड बोलती है, वो उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ अब ब्रेकअप कर लो। और उसके बाद सीन कट हो जाता है, वो लोग ड्रेस उतारने जाते हैं। रेंतारो सोचता है आखिरकार उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। और जब रेंतारो बाहर आता है पूछता है कि हकारी कहाँ है, तो वहां पर एक लेडी बोलती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो चली गई, उसे कोई बड़ी सी गाड़ी लेने आई थी, वो तुरंत उसमें बैठकर चली गई यहाँ से। वहां पर सभी लड़कियां आ जाती हैं और सोचती हैं आखिरकार क्या हुआ, हकारी तो ऐसी नहीं है, वो कहाँ चली गई। रेंतारो काफी कंफ्यूज होता है, फिर उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती है। रेंतारो तभी सोचता है कि उसके पास से मुझे एक पार्सल आया था, उसमें बैक एड्रेस भी था, यानी कि उसका एड्रेस था। और उसका एड्रेस याद करके वो उसके घर पर चला जाता है और वो देखता है जिस एड्रेस पर वो आया वो तो एक ह्यूज मेंशन है, वो काफी बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पर वाटर फाउंटेन भी है। तभी वो वहाँ पर खिड़की में हकारी को देखता है और वो चिल्लाने लग जाता है हकारी हकारी है हकारी। हकारी जब नोटिस करती है तो उससे बोलती है चुप हो जाओ। लेकिन वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो छुप जाता है, लेकिन गार्ड को कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो बाहर निकल कर सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ। तभी उस पर कॉल आती है एक अननोन नंबर से और वो हकारी होती है। हकारी से बोलती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये रेंतारो का बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ब्रेकअप नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी रीजन के, तो मुझे रीजन बताना पड़ेगा। और वो बोलती है नहीं कोई भी रीजन नहीं है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और वो उसे खिड़की की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से बोल सकता हूँ कि ये कोई वजह नहीं है, तुम मुझे जब तक वजह नहीं बताओगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और बोलती है ठीक है, दरअसल मेरी मदर को हमारे बारे में सब पता चल चुका है, तुम्हारे बारे में भी, और तुम्हारी 5 गर्लफ्रेंड है जिसमें मैं भी हूँ, इस बारे में भी उन्हें सब कुछ पता चल गया है। और जब उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा तो मुझे उन्हें मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ा। और मैंने उन्हें कन्विंस करने की भी कोशिश की कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुननी है। उन्होंने मुझसे मेरा फोन ले लिया और वो कल ही मुझे स्कूल से ट्रांसफर कर रही हैं और किसी नई लोकेशन पर भेज रही हैं। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मुझे किस लोकेशन पर जाना है। रेंतारो बोलता है ऐसे नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हकारी बोलती है मेरी मदर के पास बहुत पैसा है और वो अपने पैसे की ताकत से कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगी, और मुझे पता है वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगी। हमारे साथ में बताए हुए दिन अब भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ रेंतारो। तभी पीछे से हकारी की मदर आती है और वो पर्दा लगा देती है और फोन पर बोलती है मेरी बेटी के पीछे कभी मत आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम जैसे बच्चे को ठिकाने लगाने में। यानी कि वो अच्छी खासी धमकी देती है रेंतारो को और फिर वो फोन काट देती है। रेंतारो चीखता रहता है मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है हकारी से। और तभी वहां पर वो गार्ड आ जाता है और गार्ड उसे पकड़ लेता है कि यहाँ से जाओ, तुम पागल वागल तो नहीं हो। वो बोलता है मैं यहाँ पर किसी को देखने आया हूँ। और तभी वो बोलता है क्या तुम मिस हकारी के एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखो बच्चे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो यहाँ पर मत आओ। जिंदगी में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन पर ध्यान दो। और हम देखते हैं हकारी की मदर उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहो। और वो बोलती है मुझे माफ कर दो मदर। उसकी मदर बोलती है अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम जानती हो मैं उस लड़के के साथ कुछ भी कर सकती हूँ।
उसे मैं रातों रात गायब करवा सकती हूँ और कोई भी उसे कभी नहीं देख पाएगा। और हकारी बोलती है मुझे माफ कर दो, रेंतारो को कुछ मत करना, मैं आपकी बात समझ गई। और उसकी मदर बोलती है ये हुई ना बात, तुम ऐसे ही मेरी बात सुनती रहो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहती हूँ, मैं कभी उस जैसे बास्टर्ड को जो 5-5 लड़कियों को डेट कर रहा है अपनी बेटी के पास नहीं आने दूंगी। उसकी मदर की बात भी बिल्कुल ठीक होती है। फिर शाम हो जाती है, रेंतारो जा रहा होता है रास्ते में। वो सोचता है उसकी मदर ने मुझे ऐसे धमकी कैसे दी, मैं सिर्फ एक टीनेजर हूँ, मुझे वो गायब करवा सकती है कभी भी। और वो खुद को कोसने लग जाता है कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तभी वो वहाँ पर एक 4 लीफ क्लोवर देखता है और याद करता है हकारी ने उसके लिए 4 लीफ क्लोवर ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करी थी। और वो हकारी के साथ बिताए हुए काफी मोमेंट्स याद करता है और कुछ डिसाइड करता है। फिर रात में वो पार्क में बाकी सब गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो उन सभी को सारी स्टोरी बताता है। कारा ने बोलती है वो पागल थी क्या, हमें क्यों नहीं बताया उसने। और रेंतारो बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हकारी के घर पर जाने वाला हूँ और उसे यहाँ से निकाल कर भागने वाला हूँ। वो सभी बोलती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, वो क्रेजी रिच है तो वो तुम्हें कैसे ही ना कैसे ढूंढ ही लेंगे। और वो बोलता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना आज बेस्ट करना है और जब तक मैं हकारी को बचा सकता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हकारी की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने उसे देखा है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, मुझे उसे बचाना ही होगा। तो वो उन सबसे बोलता है मैंने प्लान बना लिया है, मैं उसे लेकर इस शहर से गायब हो जाऊंगा और मैं एक न एक दिन वापस जरूर आऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे लिए वेट करो। तारा ने बोलती है तुम इतने टाइम तक गायब रहोगे, पता नहीं कब आओगे, तुम्हें वाकई में लगता है कि हम सब तब भी तुमसे प्यार करते रहेंगे। रेंतारो सोचता है हाँ ये बात भी है। और वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ऐसे ही कह के वो बाकी सब भी बोलती है कि हम साथ जाने वाले हैं। यानी कि रेंतारो इन पांचों के साथ ही भागने वाला है इस शहर से, पता नहीं भाग पाएगा या नहीं। रेंतारो उन सबको समझाता है कि ये कोई इतने आसान फैसला नहीं है, तुम ठीक से सोच लो। फिर उसे एहसास होता है कि हकारी से ये लोग भी इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ और वो उनको अंडरस्टैंड कर लेता है। वो सभी हकारी के घर पर चोरी छुपे आ गए हैं और वो सब देखकर हैरान है कि हकारी काफी ज्यादा अमीर है, वो मेंशन काफी ज्यादा रिच है। और रेंतारो बोलता है यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, तो चलो हम अपना मिशन शुरू करते हैं हकारी को बचाने का। और वो बोलता है रेंतारो फैमिली मिशन इज ऑन। फिर रेंतारो हकारी को कॉल करता है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता उसे, यानी कि फोन वापस नहीं मिला। लेकिन फिर वो बैग में से एक बॉल निकालता है, रबर बॉल। वो सोचता है कि इसकी आवाज सुनकर वो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो खिड़की पर नहीं लगती, वो नीचे लगती है। लेकिन वो बॉल वापस नहीं आती। वो सभी देखते हैं कि बॉल कहाँ गई। काराने उसे ढूंढने लग जाती है। काराने को दिखता है कि एक बिल्ली बॉल से खेल रही है, वो उसे बॉल वापस लेने के लिए भागती है। कुसूरी भी भागती है, वो दोनों गिर जाती हैं। नानो बोलती है हमें इसे लात मारकर बेहोश कर देना चाहिए, ये सबसे एफिशिएंट रहेगा। तभी रेंतारो उसे बचा लेता है और उससे मना करता है कुछ भी ऐसा करने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो सभी छिप जाते हैं। और वो सिक्योरिटी गार्ड देखने लगता है किसकी आवाज़ थी। तभी वहाँ पर वो बिल्ली आगे आ जाती है। वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर थी, तुम वापस से ये बॉल के साथ खेल रही हो। इस टाइम तो ये बच जाते हैं, बिल्ली ने इन्हें बचा लिया एक तरह से। तभी नानो को आइडिया आता है कि यहाँ पर अगर बिल्ली है तो उसके अंदर आने जाने के लिए कोई दरवाज़ा भी होगा। और वो देखते हैं एक दरवाज़ा होता है बिल्ली के आने जाने के लिए और वो अनलॉक भी होता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, उसमें कोई भी नहीं जा सकता। काराने को सूरी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है उसके लिए। वो बोलती है नहीं, अभी मेरे पास उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। जिसके बाद नानो कुछ आइडिया लगाती है, वो कुछ स्टोन्स लाती है और स्टोन्स के थ्रू वो पता नहीं कैसे गेट खोल देती है। रेंतारो पूछता है ये तुमने कैसे करा। वो बताती है कि मैंने स्टोन्स के थ्रू डोर्स के लॉक पर स्टोन को मारा अपने नाखून से और वो खुल गया। रेंतारो उसका हाथ देखता है तो उसका नाखून पे सूजन सी आई हुई होती है। जिसके बाद वो मरहम पट्टी करते हैं उस पर और वो फिर अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक वॉच डॉग आता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक सा लगता है, वो काफी बड़ा होता है। रेंतारो तुरंत बोलता है सभी लोग अभी के अभी बाहर चलो, और वो सभी बाहर आ जाते हैं। रेंतारो भी बाहर आ जाता है और जैसे वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो रियलाइज करता है कि शिजुका उनके साथ नहीं है। और हम देखते हैं शिजुका वहीं पर बैठी हुई है, वो उठकर ही नहीं आ पाई, वो डर के मारे वहीं पर बैठ गई। रेंतारो उसे आवाज मारने वाला होता है लेकिन नानो उसे रोक लेती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम चीखे तो हो सकता है वो अटैक कर दे और सिक्योरिटी भी अलर्ट हो जाएगी। और हम देखते हैं वहाँ पर वो आराम से बैठी हुई है शिजुका और सोच रही है मैं क्या सोचकर यहाँ पर आई थी। मैंने सोचा था मैं हेल्प करूंगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो इन लोगों पर बोझ बन गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तभी वो हकारी की एक दो मेमोरी याद करती है और सोचती है नहीं, मैं यहाँ पर हकारी की हेल्प करने आई हूँ और मुझसे जो हो सकता है मैं वो करूंगी। तब वो आराम से वहाँ पर लेट जाती है और वो कहती है ठीक है मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगी, अभी मैं इतना ही कर सकती हूँ। और वो आराम से आंख बंद कर देती है। डॉग उसके पास आ रहा होता है लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट में हम देखते हैं डॉग उसे आराम से चाट रहा होता है, मतलब वो उस पर अटैक नहीं करता। रेंतारो सोचता है ये आखिरकार हुआ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और नानो उसे समझाती है
एक्चुअली डॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं और वो अपने ऐसे वीक क्रिएचर को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और शिज़ुका काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसलिए डॉग के इंस्टिंक्ट से उसे फील हो गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर रहा है। जिसके बाद रेनतारो बोलता है चलो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन अब आगे क्या? अगर हम अब आगे गए तो वो वापस से अटैक करने लग जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी कुसूरी एक मेडिसिन निकालती है और कहती है इस बात की टेंशन मत लो, ये मेडिसिन सब कुछ सॉल्व कर देगी। रेनतारो पूछता है ये कैसी मेडिसिन है? वो बोलती है ये एनिमल्स को सुलाने के लिए मेडिसिन है, और वो उस मेडिसिन को शिज़ुका की तरफ फेंकती है और उससे कहती है मेडिसिन मेडिसिन, और शिज़ुका उसे उठाकर डॉग को न पिलाकर खुद ही पी जाती है और तुरंत सो जाती है। तभी कुसूरी से वो बोलते हैं कि तुम्हें उसे बोलना चाहिए था ना कि डॉग को पिलानी है, वो खुद पी गई। जिसके बाद डॉग उसे चाटने लग जाता है वापस से, और पता नहीं कैसे डॉग भी सो जाता है। इसका मतलब डॉग का थ्रेट अभी खत्म हो चुका है इनके लिए। और कुसूरी बोलती है हम शिज़ुका को न्यूट्रलाइजर पिला देंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। वो एक बड़े से कॉरिडोर में आते हैं, वो काफ़ी बड़ा कॉरिडोर होता है और वहाँ पर वो बिल्ली भी आ जाती है। कारण बोलती है ये बिल्ली फिर से यहाँ पर आ गई, और वो बिल्ली थोड़ी आगे जाती है, तभी वहाँ पर अलार्म वगैरह बज जाता है, सिक्योरिटी अलार्म। और रेनतारो सोच रहा होता है अब हम क्या करें, ये कॉरिडोर तो बहुत बड़ा है, हम छुप भी नहीं सकते। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और उन्हें सिर्फ वहाँ पर वो बिल्ली दिखती है, और वो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं ये बिल्ली को ज़्यादा ही परेशान कर रही है, पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गई। और वो लोग वहाँ से आराम से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जब वो चले जाते हैं तो वो गेट के पीछे छुपे हुए होते हैं, सभी के सभी काफ़ी मुश्किल से वो बच जाते हैं। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस कॉरिडोर में पूरे में इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और वो लोग आसानी से नहीं जा पाएंगे बिना अलार्म के बोले हुए। नानो कहती है अगर यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर्स हैं तो हमारा 99% कोई चांस नहीं है वहाँ से आगे जाने का। तभी कुसूरी बोलती है तुम लोग लकी हो, और वो कोई पार्सल सी चीज़ निकालती है और उसमें फाड़ कर एक आई ड्रॉप निकालती है और बोलती है यह ऐसी आई ड्रॉप्स हैं जिससे एक एक बार आंख में डालने से बिल्कुल इंफ्रारेड वाली आंखें बन जाएंगी, यानी कि हम इंफ्रारेड चीज़ें देख सकते हैं। रेनतारो तुरंत उससे वो आई ड्रॉप ले लेता है और अपनी एक एक आंख में डाल लेता है, और जैसे ही वो दोनों आंखों में डालकर फिनिश करता है तभी कुसूरी बोलती है इसका वैसे एक साइड इफेक्ट भी है, जब तक ये एक्टिव रहेगी तो तुम अंधे हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें इंफ्रारेड की चीज़ें ही दिखेंगी। और वो बोलता है ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। तभी कारा ने उस एनवेलप को नोटिस करती है जिससे उसने आई ड्रॉप निकाली थी, और वो उठाकर देखती है उस पर कोई फॉरेन एड्रेस वगैरह होता है। कुसूरी उसे तुरंत छीन लेती है। नानो ने सब कुछ पढ़ लिया होता है, वो बता दिए इस पर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ था, और वो ये भी कहती है आज लास्ट डेट है इसे फैक्स करने की, यानी कि कुसूरी का जो सपना था वो उसे भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है हकारी को बचाने के लिए। कुसूरी बोलती है कि हाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा सपना, लेकिन इससे मैटर नहीं करता, इस वक्त मेरे लिए हकारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। और रेनतारो सोचता है ये सभी लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं हकारी से और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मुझे हकारी को बचाना ही पड़ेगा। जिसके बाद फाइनली वो अपनी आंखें ओपन करता है और उसकी इंफ्रारेड विजन आ जाता है और वो देखता है कि पूरे ही कॉरिडोर में लेजर सी लेजर बिछी हुई है, और कहता है वो इसे तो टॉम क्रूज भी पार नहीं कर सकता। तो वो नोटिस करता है कि ये सीलिंग पर पूरी ऊपर तक लेजर्स नहीं जा रहे हैं, कहीं तो रुक रही हैं, और वो सब बता दिए हैं कि ऊपर एक शैंडलर है और काफ़ी ऊंची सीलिंग है, शायद इस वजह से ये ऊपर नहीं है लेजर्स। और रेनतारो सोचता है मैं ऊपर चढ़कर आराम से चला जाता अगर ये थोड़ा टाइट स्पेस होता, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ी जगह है, हम कैसे जाएंगे। नानू बोलती है ये अभी भी पॉसिबल है, हमें सिर्फ 2 पावरफुल लोग चाहिए, एक तो तुम हो ही रेनतारो, तो हमें एक और चाहिए। और वो लोग काराने की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि काराने में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और हम देखते हैं रेनतारो और काराने को वो लोग आपस में बांध देते हैं ताकि वो लोग दीवार पर चढ़ सके, और वो ऐसी पोजीशन में होते हैं जिससे वो दीवार पर आराम से चढ़ सकते हैं। रेनतारो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि काराने मेरे साथ है, मैं इसे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उन्हें समझाती है कि तुम्हें सिंक में रहना पड़ेगा वरना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो कहता है ठीक है, काराने के साथ मैं सिंक में रह सकता हूँ। और वो जाते हैं 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, और वो ऐसे ही ऊपर चढ़ते रहते हैं। जैसे वो टॉप पर पहुंच जाते हैं रेनतारो बोलता है अब लेजर्स नहीं, अब हमें साइडवेज जाना चाहिए, और फिर वो साइडवेज चलने लग जाते हैं और वो शैंडलर यानी कि झूमर भी पार कर देते हैं। जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। वहाँ पर काराने काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है क्योंकि उसे गुदगुदी सी फील हो रही होती है। रेनतारो का सिर उसके पेट के पास होता है, लेकिन वो कैसे ही खुद को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद वो फाइनली उधर दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और रेनतारो उन तीनों से बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं और काराने हकारी को लेकर जरूर आएंगे। वो थोड़ी हिचकिचाती हैं, लेकिन रेनतारो उनसे बोलता है कि प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं उसे लेकर जरूर आऊंगा, और फिर वो बाहर चली जाती हैं। रेनतारो और काराने हकारी को ढूंढने निकल जाते हैं और फाइनली काराने को हकारी का रूम मिल जाता है। वो रेनतारो को बताती है और तुरंत गेट खोल देती है और सामने उनके हकारी होती है, लेकिन वो गेट खोलते ही वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। रेनतारो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, चलो यहाँ से, लेकिन काराने कहती है ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स ऑलरेडी गैदर हो चुके होते हैं और वहीं पर हकारी की मदर भी आ जाती है।
जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों मेंशन के बाद झाड़ियों में छुपे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक ये लोग बाहर क्यों नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उन्हें देखने लग जाता है और वो नीचे झुककर मियाओ 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 करते रहते हैं गार्ड को भटकाने के लिए। और दूसरी तरफ हम हकारी को देखते हैं जो अभी भी रूम में ही बंद है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है। कह रही है कि रेंतारो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मुझे भी उसकी खुशी के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी मॉम कभी भी उसे मेरे साथ नहीं रहने देंगी। फिर हम हॉल में देखते हैं रेंतारो और काराने वहाँ पर बैठे हैं और हकारी की मॉम बोलती है तो तुम हो आइजो रेंतारो और इंदा काराने, ये हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है। मैं हकारी की माँ हूँ हानाजानो हाहारी, और तुम लोग सुकून से इस वक्त यहाँ पर इसलिए बैठ पा रहे हो क्योंकि तुम हकारी के दोस्त हो। अगर मुझे हकारी के अपसेट होने की चिंता नहीं होती तो मैं तुम दोनों को अभी तक ठिकाने भी लगा चुकी होती। और वो रेंतारो की आंखों को नोटिस करके बोलती है ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। और वो बोलता है ये कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ये मैंने इंफ्रारेड विजन यूज कर रखा है जिसकी वजह से मैं और कुछ भी नहीं देख पा रहा। और रेंतारो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे सीधा क्लियरली बात करनी पड़ेगी। और वो उसकी माँ से बोलता है मुझे हकारी सौंप दो और अपनी ब्लेसिंग दो, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसकी माँ बोलती है क्या एम्प्टी प्रॉमिस कर रहे हो तुम मुझसे। और वो अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाती है जब मैं 13 साल की थी तब मैंने हकारी को जन्म दिया था, और तुम्हें पता है मैंने 13 साल की उम्र में ही हकारी को क्यों जन्म दिया। रेंतारो बोलता है आपको बेबीज से प्यार होगा शायद इसलिए। और वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। और वो बताती है कि उसने ऐसा क्यों करा था। वो कहती है कि जिससे मैं प्यार करती थी वो बहुत ज़्यादा बीमार था और वो मरने की कगार पर था, लेकिन मुझे उससे इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से मुझे छोड़कर चला जाए, इसलिए मैंने उसकी निशानी के तौर पर फाइनेस्ट मेडिकल केयर के अंडर हकारी को जन्म दिया। और जब से वो गया तो हकारी मेरी दुनिया बन गई। मैंने अभी तक हकारी के लिए ही जिंदगी जी है और मैं सब कुछ उसी के लिए करती हूँ, लेकिन उसके बिना जीते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने पहले सोचा था हकारी उसकी कमी पूरी कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता है, और उसके लिए मैं आज भी तड़पती हूँ। और मैं नहीं चाहती जो ये सब मैंने झेला है वो मेरी बेटी भी झेले, इसलिए मैं उसकी आंखें खोल कर रहूंगी। मैं उसे किसी ऐसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ सकती जिसकी 5-5 गर्लफ्रेंड्स हैं। वहाँ पर माहौल इतना टेंसा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रेंतारो अब कुछ करने ही वाला है। और कारा ने रेंतारो को देखती है और हम देखते हैं कि रेंतारो रो रहा होता है। कारा ने बोलती है क्या तुम रो रहे हो, ये रोने का वक्त नहीं है, तुम यहाँ उनकी मदर को कन्विंस करने आए हो। और रेंतारो बोलता है पर मैं क्या करूँ, इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा सैड है, हकारी ने और हकारी की माँ ने कितना कुछ झेला है। हकारी की मैं शौक होती है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। और फिर वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह फील करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हकारी किसी भी अफसोस में रहे और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसका विजन वापस आने लग जाता है, उसकी आंखें थोड़ी ठीक होने लग जाती हैं। और जैसे ही उसका विजन क्लियर होता है हकारी की माँ उसके सामने होती है और जैसे उन दोनों की आंखें मिलती हैं तो वो सोलमेट वाली लाइटनिंग सी आ जाती है, यानी कि वो लोग भी सोलमेट है। हकारी की माँ भी रेंतारो की सोलमेट बनने वाली है। ये कुछ ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट था। थोड़ी देर तक वो लोग एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं। कारा ने सोचती है ये सब क्या हो रहा है, इन दोनों की आंखें ऐसे लवी डबी सी क्यों हो रही हैं। और तुरंत हकारी की माँ का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो रेंतारो से बोलती है रेंतारो मेरे साथ डेट पर चलो प्लीज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।